भैया वो पेज नंबर 10 में जो रश्मि का है ना, हाँ तो रश्मि को फिर से पढ़ा तो थोड़ा और कंफ्यूजन बढ़ा बताइए। कि आपने बताया कि जो किरण आती है वातावरण तक और इसके बाद वातावरण के प्रभाव से जो बिखर जाती है इसको रश्मि होता है। इधर मैं पढ़ता हूँ तप्तबिंब, प्रतिबिंब, अनुबिंब, प्रतिबिंब, क्रिया की रश्मि संज्ञा। तो जो क्रिया हो रही है उसको रश्मि बोलेंगे या जो बिखरा हुआ जो डायल्यूट हुआ किरण है उसको रश्मि बोलेंगे? तो रश्मि बनने की क्रिया है। देखिए इसमें मूल मुद्दा दो है। ये जो तप्तबिंब से आता है इससे दो वस्तु का प्रभाव, एक तो जो ताप विद्युत ध्वनि की किरणें हैं और एक जो है उसका प्रतिबिंब है वो आता नहीं और वो अपने आप में क्रिया नहीं। तो जो प्रकाश के संदर्भ में मध्यस्थ दर्शन की बात है वो क्रिया के रूप में नहीं है और उसका आना जाना नहीं है ना, वो एक भेद है। तो फिर ये जो किरण यहाँ पे लगा दिया, किरण जो आ रही है ये किरण क्या वस्तु है? तो किरण जो है ये ताप विद्युत ध्वनि की का एक संयुक्त स्वरूप है ना, इसका बिखरना होता है, वो एक असर। प्रकाश के संदर्भ में भी प्रतिबिंब, अनुबिंब, प्रत्यानुबिंब की बात है ना, वो हमने बात की थी है ना कि ये प्रतिबिंब क्या होता है, अनुबिंब क्या होता है, प्रत्यानुबिंब क्या होता है। अब ये जो परावर्तित वस्तु आ रही है जिसका मूवमेंट है, जो एक प्रभाव है, ये भी एक इसी प्रकार की प्रक्रिया से है ना डिफ्यूज होता है, स्कैटर होता है, उसकी बात हो। तो जो सूर्य का प्रकाश जिसे हम कह रहे हैं है ना, वो वस्तु में एक प्रतिबिंब नाम की वस्तु भी है और एक उसके अंदर प्रभाव नाम की वस्तु भी है और दोनों के दोनों कंटिन्यूसली आ रहता है, उसका मिक्सचर बना रहता है, हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते। तो जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं उन्होंने प्रकाश को नापा, तो उस तरंग को नाप रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रहा है अंदर से, जो कि ताप विद्युत ध्वनि का स्वरूप है, ठीक है। लेकिन जो जिसको दर्शन में प्रकाश कह रहे हैं, जो कि बिंब का प्रतिबिंब है, वो कोई मूवमेंट नहीं है, वो कोई ट्रांसफर नहीं, वो स्थिति का नाम है। हर इकाई के सभी ओर उसका प्रतिबिंब रहता है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा होता। भैया वो तो क्लियर हुआ है जो आपने रात को बताया था। इधर ये कंफ्यूजन की ये पीछे क्या बोलते हैं, प्रताप क्रिया की रश्मि संज्ञा, तो क्रिया जो हो रही है नाम रश्मि है या फिर जो किरण आया और जो डायल्यूट हुआ वो डायल्यूट हुआ किरण को रश्मि बोलेंगे या क्रिया को रश्मि बोलेंगे, वो एक कंफ्यूजन आया था। तो वो क्रिया जो है, क्रिया के अंदर क्रिया से एक परिणाम आता है, क्रिया का जो परिणाम है उसको रश्मि मानता हूँ। अच्छा, जो किरण है, किरण के साथ एक क्रिया हुई वातावरण में आने से, उसका एक परिणाम के रूप में वो किरण का बदला हुआ स्वरूप जो धरती पर पहुंचता है उसका नाम रश्मि। मतलब वो प्रभावी था, वो प्रभाव की कुछ ताकत थी, वातावरण में उस ताकत को पोषक रूप में परिवर्तित हो जाता है, उससे पहले वो शोषक रहता है। मतलब अगर कोई भी प्राणावस्था, जीवावस्था या ज्ञानावस्था की इकाई उसके संपर्क में आएगी किरण के, तो उसके ऊपर विषमात्मक प्रभाव है। लेकिन जब ये वातावरण में से गुजर के धरती की सतह तक पहुंचता है तब तक ये पोषक रूप में हो जाता है, संपूर्ण वनस्पति संसार उससे पोषण बनाने की क्रिया को कर लेता है ना। सबके लिए, जीवों के लिए भी अनुकूलता हो जाती है, मानव के लिए भी अनुकूलता हो जाती है। ये जो है, जो किरण का परिवर्तित स्वरूप जो धरती की सतह तक पहुंचा है इस क्रिया के माध्यम से, उसका नाम रश्मि। ऐसा मेरी स्वीकृति। अभी भी मेरा तो कंफ्यूजन बना, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ कि जो क्रिया हुई रक्त विषय से प्रताप तक और वो क्रिया उसमें इस तरह की क्रिया की रश्मि संज्ञा है। तो जो चीज आप बता रहे हैं कि जो किरण का डायल्यूट स्वरूप पहुंचा, तो वो किरण का जो डायल्यूट स्वरूप है वो रश्मि या जो इसमें जो क्रिया की वजह से जो डायल्यूट हुआ वो प्रोसेस जो क्रिया हुआ वो रश्मि। मैं अपना स्वीकृति बता रहा हूँ कि जो डायल्यूट होके पहुंच गया, डायल्यूट होने के प्रोसेस को नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा मानना ये है कि जो डायल्यूट होके पहुंचा वो रश्मि। ठीक है, मैं अध्ययन में ही हूँ अभी, पर अभी मेरी ऐसी स्वीकृति रही। ये पेज नंबर 11 पे पहला टॉपिक है जिसमें रस उपरस दूसरी लाइन में। हाँ जी,
तो उसके बारे में। ठीक। तो जो जितना भी प्राण संसार है ना, प्राण संसार के साथ एक चीज लगी हुई है कि उसके अंदर बहुत सारा क्रियाकलाप जो होता है वो जो जल के आधार पे होता है। तो ये जितने भी रसायन हैं जल के अंदर अपने प्रभावों को बनाए रखते हैं और उसके आधार पे एक प्राण कोशिका के अंग से दूसरे अंग के बीच में वो जो जल है उसको रसायन कहते हैं, जिसमें अलग अलग रासायनिक वस्तुएं मिश्रित रहती हैं या उसके अंदर समाई रहती हैं। वो जल जो है उसको बोलते हैं रसायन। अब इन रसों की आपस की प्रक्रिया में और प्रकार के रसायन भी बनते हैं, तो इन सब के लिए एक संज्ञा बोली रस एवं उपरस उस तरीके। ठीक है, ये प्राण संसार से शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर ये सारे रस उपरस हमारे पेट में भी आते हैं, मुंह में भी आते हैं, ये सब उसी विधि से बनते हैं। हाँ जी, तो पेज नंबर 12-13 कोशों पे हमारी चर्चा डिटेल में हो चुकी है ना। उसके आखिर में जब चार अवस्थाओं में रूप गुण स्वभाव धर्म की बात है ना, ये भी अच्छे से हो गई है। सम विषम क्रिया की भी बात हो गई है ना? फिर 14-15 अगर उसमें फिर भी कुछ हो तो बताइए। हाँ ये रस पे मैं मतलब काफी टाइम पहले एक बार ये परिभाषा संहिता में पढ़ रहा था, तो उसमें एक दूसरी परिभाषा भी है जो जीवन क्रिया से संबंधित है। हाँ, जीवन की संबंधित। तो वो दया कृपा करुणा की अविभाज्य अभिव्यक्ति की रस है। हाँ, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? हाँ, तो वो जो है वो चैतन्य के संदर्भ में है। इससे पहले जो पूछ रहे थे वो जड़ संसार की सीमा में, प्राण रचनाओं की सीमा के अंदर की बात है ना। तो अब जीवन रस लेता है, मन जो है रसज्ञ ये वाली बात आती है। तो मन जिस चीज में लगता है तो वो रसों का आस्वादन में लगता है, जिसके अंदर मूल में अपेक्षा सुख की रहती है ना। तो जागृत जीवन जो है वो दया कृपा करुणा के में रस इस तरीके। ठीक है, हाँ जी, ये हाँ 15 नंबर पेज पे लास्ट में ये श्रम के क्षोभ के बराबर ही विश्राम की तृषा है। तृषा से यहाँ क्या मतलब? तृषा का मतलब एक प्रकार की, मतलब तृष्णा सुना आपने शब्द? क्या मतलब होता है उसका? तृष्णा से क्या आशय होता है कि उसको कोई चीज चाहिए है ना, उसको वो खोज रहा है और उसको मिल नहीं रही है ना, तो उसके अंदर उसकी आवश्यकता बनी हुई और आवश्यकता पूरी नहीं हो रही। तृष्णा के अंदर इसी उदाहरण लोग तृष्णा बताते हैं ना, हिरण को एक सुगंध आ रही होती है, उसको खोजता रहता है उसके स्रोत को है ना, पर वो उसके अपने शरीर में होती है, उसे मालूम नहीं होता है, तो उसमें बने। तो हमें विश्राम चाहिए। विश्राम का क्या बात हुई थी कल हमारी? निरंतर सुख या समाधानित होकर जीना या जागृति के अर्थ में जीने का क्रम जो शुरू होना है ना, इसको ये हमारी आवश्यकता है। ये आज भी हमें महसूस होती है ना। तो अभी हम क्षणिक सुख में जीते हैं है ना, शरीर से जो भी हमारे को संवेदना है उसमें थोड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद वो नहीं। हम चाहते क्या है? इसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं, इसकी निरंतरता चाहते हैं, पर उसकी विधि नहीं मानते, तो हम बारंबार उसी को करते रहते हैं। किसको करते रहते हैं? संवेदनाओं में ही उलझे रहते हैं, उसी की अनुकूलता को ढूंढते रहते हैं, उसमें पूरा नहीं पड़ता है, तो वो उसके जैसी तुलना हो गई। अब हमें चाहिए विश्राम। विश्राम किसे होता है? वो अध्ययन अभ्यास पूर्वक होता है। सहस्तित्व का अध्ययन करने से उसके आधार पर जो समझ में आया है उसको अपने जीवन में साधने के लिए, चरितार्थ करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। उस विधि से फिर हम समझदार होते हैं, समझदार होके फिर प्रमाणित होते हैं। प्रमाणित होने में जाके क्रम में वो विश्राम की बात आती है। कल हमने वो भी बात की। ये तो जब तक विश्राम नहीं है वो तृषा बनी हुई है। वो
परिभाषा संहिता में फिर गलत हो गया होगा, जो एप्लीकेशन है उसमें चोट गलत लिखा है। क्या लिखा है? चोषण के अर्थ में लिखा हुआ, पोषण होगा ऐसा कुछ नहीं, हाँ, ठीक है। क्या बात? उनके बात में कुछ बोलना चाहो? हाँ, बताइए। श्रम के क्षोभ के बराबर ही विश्राम की तृषा है, ये वाक्य है। तो क्षोभ और अग्रेषण को आप अगर थोड़ा व्याख्यायित करके समझा दें, क्योंकि क्षोभ यहाँ पे जब उल्लेखित होता है तो समझ में नहीं आया कि क्षोभ का क्या अर्थ है। अग्रेशन कहाँ से आया इसमें? अग्रेषण, क्षोभ और अग्रेषण दो शब्दों का उपयोग आगे चल के आता है, जिसमें क्षोभ जो है वो श्रम के नियोजन में ह्रास को क्षोभ कहा गया है और श्रम के नियोजन में उन्नति को अग्रेषण कहा गया है। अग्रेशन की बात कर। अग्रेषण, ठीक है। यहाँ पे श्रम के क्षोभ बराबर विश्राम की तृष्णा है, तो क्षोभ को थोड़ा व्याख्यायित कर दें। शोक जो है, शोक का मतलब है पीड़ा से, शुद्ध होने से, बुझ जाने से। तो विश्राम की जो हमारे अंदर आवश्यकता बनी है ना, उसके बराबर ही हमारे, क्योंकि वो मिलता नहीं है हमारे को, हम प्रयास करते हैं, हम प्रयासरत हैं उसके लिए और हमारे को मिलता नहीं है। तो जब भी हम उस पर, हमारे को जब उस पर ध्यान जाता है कि नहीं मिलता है, तो उसका पीड़ा होती है हमारे, फिर उसके लिए प्रयास करते हैं, है ना। वही निरंतर सुख को पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, समाधानित होने के लिए प्रयास करते हैं, फिर सफलता नहीं मिलती, फिर से पीड़ा महसूस होती है, फिर करते हैं। ये चक्र में हम फंसे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने ये माना हुआ है कि संवेदनशीलताओं के माध्यम से मिलेगा, संज्ञानशीलता को भी पहचाना है ना। तो वही अध्ययन अभ्यास से संज्ञानशीलता कोई वस्तु है, मानव के लिए कोई अर्जित करने की वस्तु है ना। मानव की स्थिति उससे ज्ञान संपन्नता की बनती है, उसके आधार पर वो प्रमाणित होके विश्राम को पाता है। ये बात नहीं पता है, वो जब हो जाता है तो विश्राम में पहुंच के ये सबसे मुक्त हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। फिर अध्याय 4 मानव सहज प्रयोजन 16-17, पेज नंबर 16 और 17। हाँ जी, अध्याय 4 में 4th नंबर का डॉट, हाँ, और 3rd नंबर का डॉट। इस संगठन के लिए कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता आवश्यक है, इसके निर्वाह के लिए कार्यक्रम साम्यता भी आवश्यक है। हाँ, तो ये साम्यता जो है मतलब प्लानिंग, हाँ जी, साम्यता मतलब प्लानिंग या सामंजस्य से, मतलब समानता से। मतलब जैसे अगर हमारे को संगठित होना है, संगठित आपको और हमको होना है, तो किसी लक्ष्य के अर्थ में होंगे ना। वो लक्ष्य आपके अंदर भी वही होना पड़ेगा, मेरे अंदर भी वही होना पड़ेगा, तभी तो हम हो पाएंगे। नहीं तो हम संगठित कैसे हों? तो साम्य का मतलब होता है जैसे तो सबको समान रूप में, जैसे व्यापक कोई साम्य ऊर्जा भी कहा है, वो ऊर्जा जो सभी इकाइयों को समान रूप में प्राप्त है। तो आप और हमारे बीच में लक्ष्य की साम्यता, कारण की साम्यता, यानी इसकी इक्विवेलेंस होनी पड़ेगी। आपको भी जो चाहिए, जो चाहते हैं पाना लक्ष्य के रूप में, मान लीजिए आप और हम मानव लक्ष्य चाहते, तो हम साथ में आ सकते हैं। पर आप मानव लक्ष्य चाहते हो और मैं लाभ चाहता हूं, तो हमारे साथ में आना संभव नहीं। ऐसे कारणों की भी साम्यता चाहिए, ठीक है। और जब मिलके काम करना है हमें, है ना, तब कार्यक्रम की भी साम्यता, मतलब आपको भी वही कार्यक्रम स्वीकारना होगा, हमें भी। जैसे एक परिवार को जीना है, परिवार के अंदर कार्यक्रम साम्यता नहीं होगी तो परिवार के अंदर कुचल आ जाएगी, क्योंकि कार्यक्रम
तो जीना जो है साथ में मिलकर होता है। बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं करने की, लेकिन किसी एक को अपना के जीना पड़ेगा ना, और वो कौन सा अपनाया जाए इसको भी यहाँ पर हमारे अंदर रजामंदी होनी पड़ेगी, सहमति होनी पड़ेगी, स्वीकृति होनी पड़ेगी, तब जाके वो हो पाएगा। आपने कहा कि साम्य ऊर्जा जो सभी को समान रूप से प्राप्त है, हाँ। उसे साम्य ऊर्जा की समझ है। हाँ। तो साम्य ऊर्जा जो है वो इकाइयों की परस्परता में है ना? इकाई उसमें भीगी भी है ना। हाँ, इसकी क्रिया से भीगे होने के अर्थ में बोला उसको सभी को प्राप्त है, सभी समान रूप से भीगे हैं। अभी जैसे मैं एक सामान्य व्यवहारिक क्वेश्चन करता हूँ कि हम मनुष्य जो भी हैं उनको व्यापक में होने से ऊर्जित जो मानव है, और जो खाना पीना वो खाता है उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलेंगे? हाँ, यही तो जो ये जो बात हम कर रहे हैं, कल भी पूरी हमने विकास की बात की, तो अस्तित्व का जो सबसे तात्विक स्तर है ना, वहां पे प्रत्येक एक व्यापक में भीगा डूबा गया है। वो तात्विक स्तर क्या है? रचना को अगर आप देखते हैं या जो इकाइयों के स्वरूप को देखते हैं, तो व्यवस्था की मूल इकाई है परमाणु। परमाणु अंशों से सभी परमाणु अंश व्यापक में भीगे डूबे हैं, संतृप्त। वहां से व्यापक का जो में होने का जो प्रभाव है इकाई में, वो उसको प्राप्त है। ऐसे प्राप्त से प्रभाव में वो अपनी रचना क्रम में भागीदारी करने, पहले परमाणु के रूप में आ गए, फिर परमाणु मिलकर अणु हो गए, अणु मिलकर अणुरचित रचनाएं मिली। तो व्यापक में होने वाला प्रभाव तो समान रूप में सबको प्राप्त ही है, उसके ऊपर की रचना है। यहाँ पर जो बात होती है ना परमाणु के पर स्वरूपों की, इसके अंदर व्यापक में जो मिलने वाली ऊर्जा से जो इकाइयां क्रियाशील थी, वहां पर उसका वो हो गया। अब इस क्रियाशीलता के आधार पर इस इकाई में भी पूर्णता के लिए चेष्टा है, इसमें भी पूर्णता के लिए चेष्टा है, ये प्रमाणित होने के लिए साथ आती है। ये साथ आने में इनके अंदर कार्य ऊर्जाओं के संतुलन अणु के स्तर से, अणु से अणुरचित रचनाएं, यहाँ से कार्य ऊर्जा का स्वरूप आगे की सभी रचनाओं में चलता है। यहाँ पे केवल कार्य ऊर्जा के स्वरूप है। जो हम भोजन लेते हैं ये कार्य ऊर्जा का स्वरूप है, रासायनिक ऊर्जा है ना। जो हम खाना खाते हैं उसको शरीर छोटे छोटे कणों में तोड़ता है और प्राण कोशिका में जाता है, और वहाँ पर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे रासायनिक ऊर्जा हमें मिलती है, उससे वो शरीर चलता है। तो ये सारे कार्य ऊर्जा के, पर ये जो क्रिया है जो रसायन कर रहे हैं या हमारे अंग अवयव कर रहे हैं, जिसके मूल में प्राण कोशिकाएं हैं, प्राण कोशिकाओं के मूल में अणु रचनाएं हैं, और अणु रचनाओं के मूल में परमाणु है। परमाणु जो स्वचालित है वो ऊर्जा उसके अंदर साम्य ऊर्जा में होने से उस बात को, उसके बाद का जो इतना भी फल स्वरूप है ये कार्य ऊर्जा के वो है मैकेनिज्म, विन्यास। कार्य ऊर्जा को और कुछ भी कहा गया? सापेक्ष ऊर्जा। बात तो वही हुई ना, सापेक्ष ऊर्जा ही कार्य ऊर्जा है। हाँ। लेकिन वो समझने का तरीका जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो उस तरीके से जो भोजन ले रहे हैं वो कार्य ऊर्जा के लिए रासायनिक रूप में, तो एंड में मैटर ही नहीं, पदार्थ ही है। एंड में जो ऊर्जा जो है सापेक्ष ऊर्जा, वो ताप विद्युत ध्वनि के स्वरूप ठीक है ना। तो वो उनके प्रभावों में इकाइयों में परिवर्तन होता है। एक परमाणु, हर सभी प्रजाति के परमाणु अपने निश्चित अनुपात में ताप विद्युत ध्वनि को परावर्तित करते हैं, और इससे उनकी परस्परता में प्रभाव बनता है या भागीदारी बनती है। इसके आधार पे जो परिवर्तन होते हैं दूसरे उसमें या संगठनों में, जो रचनाओं में, इसके अंदर जब कोई चीज साथ आती है तब भी कोई ऊर्जा का प्ले रहता है, कार्य ऊर्जा का। जब कोई रचना की विरचना होती है उसमें भी होता है। इन सब के आधार पे ये पूरा क्रम सजा होता है ना। जैसे आप कोई कागज जलाते हैं, उसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि वो जो रासायनिक प्रक्रिया जो उसमें घटित हो रही है उसमें से कुछ निकलती है। वो कहाँ से आई वो ऊर्जा? वो जो रचना बने रखने के लिए जो थी ऊर्जा, वही अब परिवर्तित होके ऊष्मा के रूप में आ गई। जो हमने श्रम गति परिणाम में, परिणाम क्या है? इकाई के बने रहने वाला जो क्रिया है उसका नाम परिणाम है ना। और
जो इकाई के उन्नत होने की, एक यथास्थिति से और उन्नत होने के लिए जो क्रिया या चेष्टा है उसका नाम है श्रम। और इकाई की जो अपनी परस्परता में भागीदारी का जो क्रिया है उसका नाम है गति या आचरण। तो ये जो किसी इकाई के संगठित बने रहने के लिए जो ऊर्जा थी, अब उसको हमने हस्तक्षेप करके उसके अंदर कोई केमिकल प्रक्रिया चालू कर दी, तो अब वो बना नहीं रहेगा, तो उस वो वाली ऊर्जा ताप के रूप में परावर्तित हो गया। इस तरीके से यही काम हमारे शरीर में प्राण कोशिकाओं में चलता रहता है। ये जो अभी श्रम गति परिणाम की दोबारा से बात आई, तो इसमें एक तो करंट जो उसकी यथास्थिति है परमाणु की, उससे उन्नत यथास्थिति में जाना है, ये श्रम है, ये श्रम हो गया। और जो उसका गठन है वो उसका परिणाम हो गया। ये गठन में बना रहना, गठन में बना रहना, ये परिणाम वाली चेष्टा है, परिणाम वाली चेष्टा है। हाँ। तो ये नीचे से पकड़ी है। हाँ। ये जो पदार्थ अवस्था है, तो पदार्थ अवस्था में बैटरी गई, दूसरा माइक ले लीजिए। जो ये पदार्थ अवस्था है और पदार्थ के बाद जीव अवस्था है, तो उसमें परिणाम श्रम और गति ये कैसे होगा? गठनशील परमाणु में तो समझ आ गया, गठन पूर्ण के अंदर भी आपने बता दिया, उस दोनों में आपने मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन की भी हमारे साथ चर्चा कर ली। अभी जो हो रहा है, क्योंकि गठनशील परमाणु जो परिणाम रूप में अगर देखें तो अमृत ही है, उसका परिणाम का अमृत ही बात आती है। दिशा है। हाँ, वो दिशा है उसकी। हाँ। तो उसमें वो गठनशील से गठनपूर्ण, तो उस दौरान ये जो हॉरिजॉन्टली मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलके अणु बन रहा है, अणु से फिर आगे रचनाएं हो रही हैं, तो प्राण अवस्था बन गया, जीव शरीर बने। तो ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ क्या इसीलिए हो रहा है कि गठनपूर्ण परमाणु को व्यक्त होने के लिए शरीर चाहिए और शरीर उपलब्ध हो जाए व्यवस्था के अंदर, उसी अर्थ में हो रहा है कि कुछ और कारण भी है? तो मूल में मुद्दा जो है, अगर आपने इसमें सृष्टि दर्शन के पहले पेज पे पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है मूल चेष्टा जो है परमाणुविक स्थिति की है। अभी कोई पढ़ा भी प्रश्न, तो परमाणु के स्तर की बात है, चाहे गठनशील हो या गठन हो, है ना। तो श्रम गति परिणाम क्यों परमाणुविक स्थिति की बात है वो, क्योंकि यहाँ पे हम भीगे होने से इसको जोड़ते हैं, हम या भीगे घिरे होने से जोड़े, डूबे होने से क्रियाशील, और उसकी बात को हमने यहाँ पे रखा है ना। तो ये व्यापक और इकाई के सहअस्तित्व के संदर्भ की बात। परमाणु जो है, इसका अध्ययन जो है व्यापक और इकाई के सहअस्तित्व के संदर्भ में हमने किया। उसके साथ साथ हमने देखा परमाणु में परमाणु अंशों का इकाई का सहअस्तित्व। अब परमाणु का जो अणुबंधन है, ये सारे के सारे इकाई का के सहअस्तित्व की बात है। यहाँ पे जितनी भी जो इकाई के सहअस्तित्व की बात है, यहाँ पे सापेक्ष ऊर्जा के नियम आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम मूल चेष्टा की बात नहीं करें। अब इसमें आपस में दबाव प्रभाव वाली क्रियाएं हो जाती है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, एक परमाणु है, उसके आसपास परस्पर में बहुत होते हैं, तो उसमें भी कभी दबाव प्रभाव आया तो मध्यस्थ क्रिया उसको व्यवस्थित कर दी। तो ये जो आपस के अंदर जो बहुत सारी सहवास, एक के इस तरीके की जो क्रियाएं चल रही हैं, ये परिस्थिति वश यानी संयुक्त आचरण के अर्थ में आगे के विकास को प्रकट करने के लिए, क्योंकि सभी इकाइयां एक सेम प्रेरणा से हैं कि पूर्णता प्रमाणित हुई है, इस क्रम में हो रही है ना। और इस क्रम को अगर हम देखते हैं तो दिखता है कि ये जो पूरा रासायनिक संसार, क्योंकि परमाणु से अणु से जो जितनी भी रचनाक्रम बनता है, एक रासायनिक संसार विकसित हो रहा है उससे जाके, तो पदार्थ अवस्था के बाद वनस्पति संसार आ गया, उसके बाद जीव शरीर और मानव शरीर। तो शरीर रचना के लिए वो उपयोगी हो, और तो वो रासायनिक क्रिया जो है उसमें एक रचना क्रम को देखने को मिला, जिससे शरीर रचना तक पहुंच गया। दूसरी तरफ जो भौतिक क्रिया जो थी, उसके अंदर ये जो श्रम की वजह से जो धीरे धीरे विकसित होता कुछ इकाइयां
चैतन्य हो गई, गठन पूर्ण हो गई। अब ये चैतन्य इकाइयों को व्यक्त होने के लिए शरीर चाहिए, तो ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे के लिए पूरक हो गई। तो भौतिक संसार जो है परमाणु वाला, ये भौतिक क्रिया से हो रहा है। रासायनिक का संसार जो है परमाणु के पर स्वरूप में जो क्रिया चल रहा है उससे हो रहा है, इससे जाके शरीर बन रहा है। और भौतिक ही संसार विकसित होकर चैतन्य इकाई बन गई। तो भौतिक क्रिया, चैतन्य क्रिया और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या हो गई? रासायनिक क्रिया। ये पूरा सहस्त्र की बात है। तो इसमें जो मूल चेष्टा की अगर हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं गठन में परिवर्तन होने के लिए जो चेष्टा है वो मूल चेष्टा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। चेष्टा को हम एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ प्रभाववश जो जुड़ना है उसकी बात, वो मूल चेष्टा नहीं कहते। मूल चेष्टा जिसे कहते हैं वो श्रम गति परिणाम की बात है, और वो व्यापक और इकाई के सह अस्तित्व के फलस्वरूप। बाकी जितना है वो इकाई इकाई के परस्परता में हो रहा है, और सारी इकाइयां व्यापक में होने से एक आशय में जो वो प्रेरित हैं उस वजह से ये घटित हुआ है। इस बात को यहाँ बताया। पेज नंबर 17 पर प्रयोग की जो व्याख्या की गई है उसमें दो शब्दों का उपयोग है, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। तो कला मूल्य से तात्पर्य उसके आकृति रूप से समझेंगे कि स्किल इस तरह से आएगा? हाँ, ठीक है। तो ये जो उपयोगिता मूल्य तो स्पष्ट होता होगा, है ना? जैसे हमने कोई भी वस्तु ली, वस्तु कहाँ से बनती है? प्राकृतिक संपदा ही वस्तु है हमारे पास, है ना? तो जो प्रकृति के अंदर है ना, वनस्पति संसार या खनिज संसार में जो चीजें हैं, इसी को बोल रहे हैं प्राकृतिक संपदा। अब इस प्राकृतिक संपदा पे श्रम नियोजन द्वारा, यानी मानव श्रम करता है और उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करता है, कुछ मूल्य वृद्धि करता है। क्या मूल्य वृद्धि कर सकता है? तो उसमें कुछ उपयोगिता, यानी हमने मान लीजिए जाके मिट्टी लिया, मिट्टी लाके उसको कोई स्वरूप दे दिया, हमने उसका मटका बना लिया। अब वो मिट्टी का कुछ उपयोग था, मटके का कुछ अलग उपयोग हो गया जो मानव उपयोगी है, इसलिए उसमें वैल्यू एडिशन बोल दिया। तो इसी प्रकार से लकड़ी ले आए, उसको हमने कोई फर्नीचर बना दिया, है ना? तो जो प्राकृतिक संपदा पर श्रम नियोजन द्वारा उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने से एक तो ये बात होगी। अब ये कला मूल्य क्या है? इसके अंदर जो समझने वाली बात है कि जो उत्पादन है या मानवीय व्यवसाय है या जो मानव व्यवसाय करता है, ये एक रोज करने वाली क्रिया है ना? अगर कोई जैसे मिट्टी को करेगा, व्यवसाय करेगा तो मिट्टी के साथ या लकड़ी के साथ, वो रोज मिट्टी लेगा, उसके साथ कुछ काम करेगा, उसको गूंदेगा, उसको बर्तन का शेप देगा, फिर उसको पकाएगा, एक प्रोसेस है। और ये सारा का सारा प्रकृति के साथ का है ना? और इसके अंदर बहुत सारा पार्ट यांत्रिक है, ठीक है? अब ये यांत्रिक भाग है, इसको करते करते मन नहीं लगता है, थोड़ी देर में आप बोर हो जाते हैं या इसमें से मन हटने लगता है। तो मानव में एक प्राकृतिक रूप में, स्वाभाविक रूप में इस काम को करते हुए कि मटका बना रहे हैं, चलो इस पर एक डिजाइन बना रहे हैं, जो प्रयोग करेगा इस डिजाइन को देख के अप्रिशिएट करेगा। तो यहाँ पे मानव जो उत्पादन कार्य में लगा है वो अपने उपभोक्ता के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है ना? किसी पे एक डिजाइन बना रहा है, किसी पे दूसरा बना रहा है। इससे क्या होता है? उसकी बनाई वस्तु की पहचान भी होती है और उसकी कलाकारी की पहचान होती है। जो उपभोक्ता का जीवन है वो पहले वाले जीवन को देखा है, बढ़िया कलाकारी की है, बहुत अच्छा है, सुंदर, मैं ये वाला लूंगा, है ना? तो इसमें क्या होता है? उपयोगिता मूल्य जो होता है वो शरीर भोगता है ना? कुर्सी बनी है, कुर्सी पे बैठ गए। पर जो कला मूल्य या सौंदर्य मूल्य जिसे कहते हैं, इसको जीवन भोगता है। और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जीवन तो जीवन के साथ ही मन लगा सकता है, तो वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जीवन से कनेक्ट होना है, उसके लिए सेतु है ये कला। और इसमें समाज में, संस्कृति में इसकी बहुत उपयोगिता है, इस विधि से। हाँ, ये इसी में ही मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है। हाँ। जैसे
एक सूत्र आता है कि उपयोगिता रहित कला शून्य। हाँ। तो उसको जब देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उपयोगिता को बढ़ाना ही कला का प्रयोजन है। उपयोगिता के साथ ही कला का प्रयोजन है। हाँ, उपयोगिता चाहिए, उसके बाद ही कोई कला का अर्थ है। हाँ, तो अनुपयोगी वस्तु में कला करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब जैसे ये चेयर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसके अंदर हाथ रखने के लिए बाजू का होना, ये बिना बाजू के भी आते हैं, हाथ रखने के लिए बाजू वाले भी आते हैं। ऐसे तो हाँ, तो अब ऐसे में एक शरीर के लिए बैठने के लिए अनुकूलता बनती है। हाँ। तो उस अर्थ में उसको उपयोगिता ही बोलेंगे, कला नहीं बोल सकते। ठीक बात है। अब इसमें जैसे पीछे की साइड इसमें डिजाइन बना हुआ है, हाँ, अब उसमें उपयोगिता बोलना मेरे को इसमें तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये उपयोगी है भी कि नहीं है। और कला इसमें कला फिर अगर उपयोगी नहीं है कोई डिजाइन तो उसको कला कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो अब जैसे इसमें एक एंगल बन जाना, उससे भी पीठ को एक आराम मिलता है, तो वो उपयोगी हो सकता है और शरीर के अर्थ में ही है। तो कला की जब हम बात करते हैं तो वो उपयोगी कैसे है? वो कला उपयोगी, कला जो है बस एक प्रकार से, वस्तु अलग प्रकार से। तो ये उपयोगिता जो है वो शरीर के लिए, कला जो होती है जीवन के लिए। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या हुआ? आप मान लीजिए मटका ले लें, एक प्लेन सा बना हुआ है, एक के ऊपर उसने कुछ चित्रकारी करी हुई है, आपको अच्छा लगता है, आप उसको ले आए, आप अप्रिशिएट करते हैं, बढ़िया चित्रकारी की हुई है उसमें। या आप फर्नीचर लेने गए, उसमें किसी ने तकलीफ काटी की हुई है, आपको अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से ले आए, है ना? तो उससे उस उत्पादक की पहचान भी बनती जा रही है। ये उस उत्पादक उपयोगी वस्तु तो बनाता ही है, साथ उसके अंदर सौंदर्य मूल्य को भी स्थापित करता है। तो उपयोगिता बढ़ जाना, ये हाथ रखना, ये तो उपयोगिता ही है। ये बैक रेस्ट होना, ये भी उपयोगिता है। इसके साथ डिजाइन भी हो सकता है, लेकिन इस वस्तु के साथ सबसे बड़ी समस्या है ये जिस पदार्थ से बनाई है ये अनुपयोगी है। मानव संदर्भ में देखें पेट्रोलियम पदार्थ। तो उपयोगिता के साथ ही कला का जुड़ाव है। इस बात को क्या है, कला को आप बिना किसी उपयोगिता के बना, कला को अपने आप में अस्तित्व देने की कोशिश करें उपयोगिता के बिना, वो ठीक है ना? जैसे कोई चीज बना, आप जैसे कला है उसकी उपयोगिता को कैसे देख सकते हैं? आप जैसे चित्रकारी, इससे कोई कहानी बता सकते हैं, मानव उपयोगी कोई बात बता ही सकते हैं, कोई सूचना दे ही सकते हैं उससे। नृत्य है, संगीत है, ये मानव के समाज के लिए उपयोगी चीज है। उसको मानव समाज के संवर्धन के अर्थ में प्रयोग करना ठीक है, तो अश्लीलता के लिए प्रयोग करना गलत है, अनुपयोगी हो गया तो वो कला नहीं रही। इस तरीके की बात है। तो इसमें जैसे उपयोगिता को जैसे अगर देखें तो वो शरीर की जैसे यहाँ पर सामान्य आकांक्षाएं लिखी हैं, तो वो सामान्य आकांक्षाएं की गति बढ़ना या शरीर की गति बढ़ना, इंद्रियों की गति बढ़ाने के अर्थ में उपयोगिता हो गई। लेकिन कला जो सुविधा देने के लिए, सुविधा देने के लिए, हाँ, और कला जो है वो समझने के, समझदारी को बढ़ाने के अर्थ में ऐसे देखें उसको, जीवन के अर्थ में हो गई, है ना? चैतन्य पक्ष के अर्थ में। हमेशा हो सकता है समझदारी के अर्थ में ना हो वो, पर ध्यान आकर्षण करने के, जैसे नक्काशी करती है उसके ऊपर कोई अच्छी लकड़ी के ऊपर, आपको पसंद आई, उसको करने के लिए उसने कोई कला अपने को साधा होगा, अपने शरीर को नक्काशी बनाने के लिए उसने कुछ पैटर्न्स को सीखा होगा, किया होगा, इस सबको अप्रिशिएट कर पाते हैं। पर वो जीवन रूप में करना है ना? और जो टेबल का उपयोग है एज अ टेबल, वो शरीर करता है उसके अंदर, है ना? पर आपने उसका चयन के साथ हर पे किया, है ना? सभी टेबल समान है उसमें तो उपयोगिता के अर्थ में, लेकिन जिसमें ज्यादा अच्छी नक्काशी है शायद तो आप इसमें ले आए क्योंकि आपको ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत सारे कपड़ों की डिजाइन, वही कॉलर, वही सब, पर उसका कोई उस पर कोई मतलब कलर की वजह से या और किसी चीज के हिसाब से पसंद आ जाती है ना? आजकल तो सब फैक्ट्री का बनता है, इसलिए उसमें कलाकारी नहीं। कलाकारी मानव के हस्तकलाओं से उसके रूप में ज्यादा पता चलता है। जैसे जो
जो बेसिक जो आहार आवास अलंकार अलंकार के लिए जो बातें करते हैं, जो चीजें होती हैं, उन सब में हाथ से बहुत अच्छा काम हो सकता है ना। हाथ से बुनी हुई चीजें, और जैसे कोई स्वेटर बनाता हो तो उसके अंदर डिजाइन बना के भी बना सकता है, तो आपको वो पसंद आ सकता है। तो इस तरीके की, तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है ना, उसके अंदर डिजाइन बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं, और वो एफर्ट से शरीर को तो उतनी ही अनुकूलता मिलती है, लेकिन जीवन अप्रिशिएट कर पाता है। देखो ये बढ़िया पैटर्न इन्होंने बुना है इसके अंदर, इस तरीके। चार पक्ष का वो हाँ जी, माइक दे दीजिए। ऐसा बोल सकते हैं कि जब कला हम सौंदर्य को एप्रिशिएट करते हैं, तो बेसिकली उस आदमी ने उसके पीछे कोई विचार लगाया, हाँ, तो वो जो विचार पक्ष जो मतलब दिखता है, हाँ, उस रूप में जो वो- दिखता है उसको, तो मतलब आदमी की संतुष्टि केवल मन के लेवल से नहीं, एटलीस्ट विचार के लेवल जो दिखता है हाँ, उसको एप्रिशिएट कर पाते कि एक आदमी ने इतना विचार किया, हाँ, उसकी पूरी कल्पनाशीलता उसकी दिखती है। कल्पनाशीलता दिखती है, वो उसे देख के अच्छा लगता है, हाँ, क्योंकि अपने भी ऐसे ही चाहते हैं ना, मतलब उस रूप में तो जीवन ही जीवन को पहचानता है। पहचानता है। इतना, ये केवल इसने देखा ही नहीं, हाँ। इसको इसने उसमें भी लिया, स्वरूप भी दे दिया, तो उसने कला भी उसमें लगाई। वो जो कला का मतलब क्या है, जो हमारी कल्पना है उसको एक स्वरूप दे देना। भैया, हाँ जी, इधर भैया, हाँ भैया, ये जो जैसे कोई लकड़ी है, हाँ, प्राकृतिक संपदा है, कोई लकड़ी है, हाँ, उस पे मानव ने कोई कुछ नहीं किया, उसका ना टेबल बनाया ना कुर्सी बनाया, हाँ, उसमें वो भी अपनी उपयोगिता के साथ है। हाँ, उसमें कुछ निहित उपयोगिता तो है। हाँ, तो वो निहित उपयोगिता है भैया, उसको क्या कहेंगे? उसको उसका गुण बोलते हैं। तो इसका हर प्रकृति की इकाई अपने निश्चित गुणों के साथ है, जो कि उपयोगी है। हाँ, तो उसकी जो उपयोगिता है भैया, जो बुक में बोला गया है, उसमें ये आ रहा है कि भाई मानव की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य का कला मूल्य। तो इसमें जो पहले से उपयोगिता है और फिर उस उपयोगिता में कोई वर्धन है, हाँ ठीक है जी, और फिर उसमें कला है। तो उपयोगिता में वर्धन हुआ, एक तो हमने टेबल बनाई, फिर टेबल में हमने कोई कला लगाई जी, हाँ, तो कला आप कह रहे हैं कि वो जीवन के अर्थ में। हाँ, कला क्यों लगा कर रहा है, ये सोचने की बात है। हर वस्तु उपयोगिता के साथ तो है ही ना। मूल मुद्दा है कला करता क्यों है। अगर आप उत्पादन कार्य को देखोगे तो आपको पता चलेगा जड़ वस्तुओं के साथ काम करना पड़ता है और रोज करना है। हाँ, जड़ में मन नहीं लगता है, ठीक है, मानव का, लेकिन करना है रोज। अब इसकी विधि क्या है, अगर जड़ के साथ काम करते हुए आप संप्रेषणा भी करनी शुरू कर दी आपने अपनी कलाकारी से, तो आपका मन लगने लगता है। तो ऐसे जो कला, जो अपने उत्पादक होते थे परंपरागत, सबकी पहचान होती थी कलाओं से। तो उस कला का प्रयोजन क्या है? कला हम जो कर रहे हैं उस पे, उसका प्रयोजन क्या समझ में आया जीवन के संबंध में? क्या उसका अस्तित्व में क्या प्रयोजन हुआ? उसका प्रयोजन भैया सामाजिकता के अर्थ में, वो घर जो वस्तु आप बना रहे हैं उसकी उपयोगिता को पहचानेगा व्यक्ति। कलाकारी के साथ जो वस्तु होती है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं आदमी। नहीं, ज्यादा तो जैसे अभी का हम देखें तो अभी तो वो उसको प्रिय के अर्थ में पहचानता है जी, है ना, कि उसको प्रिय लगता है बस, इसलिए वो उसको देखता है। उसको वो जो कला है, उस कला को प्रयोजन से जोड़कर अगर हम स्थित करेंगे तब तो वो मानव चेतना की बात हुई। अगर उसका कोई पर्पज ही नहीं है, बिना पर्पज कोई कला कर दी हमने, तो उससे तो फिर यही है कि हमारा कोई प्रिय साधा जा रहा है और हम उससे खुशियां मना रहे हैं। वो तो इसके अंदर आप थोड़ा सा मेरे को सहयोग करिए जी, बिना पर्पस की कला का एक उदाहरण बताइए और पर्पस वाली कला का एक उदाहरण बताइए। बिना पर्पज, हाँ, आप बोले ना बिना पर्पस कला करती तो क्या है, तो उसका एक उदाहरण बताइए। हाँ, जैसे कि आप अभी तो विचारना ही पड़ेगा उस पर, लेकिन फिर भी हम रखते हैं कि कोई बनाया, दीवार बनाई और उस पे
वो क्या नाम है, दो तलवार लेते हुए दो आदमी लड़ते हुए दिखाई देंगे। हाँ, तो ये तो नहीं जुड़ेगा प्रियोजन। और पर्पस वाली कला बताइए। पर्पज वाली तो ये हो सकती है कि भाई हमने उस दीवार पे एक माँ का चित्र बनाया और उसमें कुछ वो अपना कर्तव्य दायित्व, एक पुत्र का चित्र बनाया, पुत्र पुत्री का, और वो कुछ कर्तव्य दायित्व करते हुए दिख रहे हैं। तो इस अर्थ को आप देखना चाहते हैं। अब उसने तो जो बनाया, एक ने तलवार बना दी, एक ने बना दी, ठीक है। अब आप जो उसको साथ जो मतलब उत्पादित वस्तु के साथ उपभोक्ता है, उपभोक्ता की दृष्टि क्या रहेगी? हो सकता है कि कोई तलवार वाले को अप्रिशिएट करता, बोलो वो प्रिय वाला है, इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं है ना? पर इससे पता चलता है कलाकार का ध्यान कहाँ जा रहा है। वो अपने चित्रण को परिवर्तित कर पाता है वस्तु रूप में, लेकिन अभी उसके चित्रण जो है वो एक सीमा है। ये एक अध्ययन के लिए पता चल गया ना कि भाई इसके लिए यहाँ पे इसकी इतनी योग्यता है और इसके लिए ये पात्रता बनती है, इसके हिसाब से इसके साथ वो एक पहचान के रूप में आ गई। दूसरा है उसका ध्यान इसमें जा रहा है, मूल्य उसमें जा रहा है, इसका पता चलता है। तो इसका प्रयोजन क्या हुआ है? आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको व्यक्त करती है, ये इसका प्रयोजन। तो इसका मतलब ये समझ में ले हम कि भाई ये जो दो प्रकार का काम हो रहा है वहाँ, एक वो मानव की स्थिति में है, तो दोनों मानसिकताओं की प्रतिपूर्ति कला के माध्यम से की जाती है। जी, कुछ ऐसा समझना ठीक है। मूल में आंतरिक स्थिति को उत्पादन करते वक्त व्यक्त कर रहा है। हाँ। तो उससे वो आदमी जुड़ रहा है, या तो उसको प्रिय हित लाभ मिल रहा है, जैसे भ्रमित प्रियता जो व्यक्त कर रहा है, ये उपयोगी बात है कि नहीं अपने आप? हाँ, उपयोगी है, तभी तो उसके साथ जुड़ेगी। ठीक है ना? हाँ। तो इसका प्रयोजन होगा कि नहीं होगा? उसने भले उपयोगी माना हुआ है, ना भी हो जाए। मैं बोल रहा हूँ ये बात नहीं उसने क्या माना हुआ है, क्या चित्र बना रहा है, अपने अंदर की स्थिति को एक स्वरूप देना, ये अपने आप में इसका प्रयोजन है कि नहीं है? ये अभिव्यक्ति का स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अभिव्यक्ति तो कुछ या तो समीक्षा कराएगी या उससे ये दूसरे मूल्यांकन होगा। ये दूसरे व्यक्ति की स्थिति पे होगा, वो क्या करेगा। हाँ, पहली बात ये है कि उसके अंदर की कोई स्थिति उसको वो व्यक्त कर पाता, एक कला के माध्यम से, कोई चित्र बना के, कोई गाना गा के, कोई नृत्य करके, कोई मूर्ति बना के, किसी विधि से। ये अपने आप में कोई इसका प्रयोजन लगता है आपको है कि नहीं? इतनी बात है। अभी दूसरा उसको देख के क्या करेगा उसके बाद में आते। हाँ, उसका पर्पज तो है कि भाई वो व्यक्त होना उसमें बना ही हुआ है। जैसे आप भाषा के माध्यम से, ये भी एक कला है। हाँ, ये जो व्यक्त होना है ये भी अपने आप में कुछ संतुष्टि देता ही है। जी। तो अब कला का प्रयोजन क्या हो गया? उत्पादन में जो यांत्रिक काम था उसके साथ अब अभिव्यक्ति वाला भी पार्ट जुड़ गया, जो कि शिक्षा के अर्थ में भी उपयोगी हो सकता है अगर हमारा समाज के अर्थ में उसमें ध्यान चला जाए। ठीक है भैया, पहले हमने जो इसको थोड़ा हमारे अंदर जो ये बैठ गया था उसके कारण थोड़ी अस्पष्टता बनी हुई थी। उसमें बहुत सहयोग मिल रहा है जी। कि हम पहले के बिठा के रखे हुए थे कि जो उपयोगिता होती है हाँ। वो वस्तु में होती है, मानव उसमें कुछ कलाकारी कर देता है, हाँ। तो टेबल पे कुर्सी में रख लेता है, तो हम उसी को कला दिखाएंगे। तो फिर जो अभी आप इस कला की बात कर रहे थे तो वो हमने ऐसा कह रहा था कि जैसे वो मनुष्य अपने ये ठीक बात है। ठीक है भैया। हाँ जी। दोनों वस्तु में हो जाएगी। जो अभिव्यक्ति जो अभिव्यक्त करेगा, जागृत जो करेगा, उसमें अंतर तो रहेगा ना। बिल्कुल। देखिए कला में अंतर तो रहेगा। कला की उपयोगिता क्या हो गई फिर? अभिव्यक्ति के लिए एक साधन हो गया, इससे अंदर की स्थिति का पता चलता है, इससे साथ जीने में, साथ में व्यवहार करने के लिए आधार बनते हैं। आपको पता है कला की बात चल रही है, हमारे राकेश भैया बहुत अच्छी चित्रकला करते भैया। हाँ भैया इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ सुख भैया की बात में। हाँ।
तो प्रत्येक वस्तु में उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य दोनों निहित है। सिर्फ उपयोगिता मूल्य को कला के रूप में श्रम नियोजित नहीं करना है, कला मूल्य भी निहित ही है, उसे श्रम पूर्वक अभिव्यक्त करना है, ऐसी बात आएगी ना? नहीं, देखिए इधर क्या कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संपदा आप लेकर आओ भूसा भाग, उसकी कुछ उपयोगिता, उसके कुछ गुण हैं, वही उसकी उपयोगिता है, ठीक है। अब उसको लेके आप कोई चीज बना, है ना, आपने किसी चीज में भर के भूसा भर के एक बैठने की चीज बना, अब आपने इसमें जो काम किया है इससे उस भूसे का जो गुण था और बाकी चीजों की जो मान लीजिए बोरी थी उसका जो गुण था, उससे बैठने की चीज जो बनाई, ये इससे अधिक चीज हो गई जो होती। तो ये जो श्रम से हमने उसमें स्थापित किया इसको बोल रहे हैं उपयोगिता, ये उसमें निहित नहीं था। अच्छा, ठीक है, ये मानव ने अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर उसमें नियोजित किया है। ठीक, अब एक प्रश्न यहाँ पे एक और आ जाता है कि मानव अपनी कल्पनाशीलता से कला मूल्य पैदा करता है उचित शब्द नहीं है जी, पर उस वस्तु का उपयोगिता मूल्य बढ़ जाता है। हाँ, तो जैसे नोबेल वाला एग्जांपल ले अगर डायनामाइट का, तो उसने इन्वेंट जब किया था वो माइनिंग के लिए किया था, लेकिन फिर उसको उपयोगिता जो है वो ह्रास पे हो गई। तो उपभोक्ता का भी कोई रोल होगा यहाँ पे उपयोगिता के संदर्भ में, क्योंकि जो उत्पादन करता है वो किसी एक प्रयोजन के साथ उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए करता है, लेकिन फिर उपभोक्ता उसका उपभोग कैसे कर रहा है, देखिए उससे उसकी उपयोगिता वो शायद ह्रास के संदर्भ में भी जाएगी ना। मेरे को ये उदाहरण बैठा नहीं, हम बात कर रहे हैं उत्पादन की। जिन्होंने डायनामाइट बनाया वो उत्पादन नहीं कर रहे थे, वो अपना प्रयोग कर रहे थे, खोज कर रहे थे कोई किसी चीज की, क्योंकि वो काल जो था वहां पर नई नई खोज करके इनाम मिलते थे या नाम होता था, वो सब चीज। हम बोल रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी को व्यतीत करने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई व्यवसाय करता है ना, उस व्यवसाय के संदर्भ में बातें चल रही है। उपभोक्ता जो है, ये बात सही है, हम वो बात कह ही रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति होगा वो किसी भी वस्तु का, भाई आप पेन लेके भी तो किसी की आंख फोड़ सकते हो, तो आंख फोड़ने का काम तो आपकी मानसिकता कर रही है ना, तो वो तो बिल्कुल उसमें क्या बात करनी है, ये तो हमारा तय हो ही है कि जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसा कार्य करेगा, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है जो दीनताहीनता क्रूरता वाली है वो वैसे ही करेगा, और जिसमें दीनता वीरता उदारती है वो वैसा करेगा। तो जो व्यक्ति है वो, हम यहाँ पे जो संदर्भ है सामान्य मानव कैसे जीता है, उसको एक निश्चित व्यवसाय करना होता है। निश्चित व्यवसाय में उत्पादन एक चीज है, सेवा दूसरी चीज है। उत्पादन जब करता है तो प्राकृतिक संपदा उसका रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल पे वो कुछ काम करता है, जो काम करता है उसमें उसकी कल्पनाशीलता लगती है, उससे उसकी उपयोगिता बढ़ाता है, फिर उसी के अंदर कला भी जोड़ देता है जिससे उसकी अपील बढ़ जाती है। वो अपील किसको होती है, वो उपभोक्ता के जीवन को होती है। जो उपयोगिता होती है वो शरीर से सेवन होता है, जो सौंदर्य मूल्य का सेवन उससे जीवन करता है उपभोक्ता। ऐसा इतनी सी बात। इसको ना सामान्य संदर्भों में समझने जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स में जाएंगे ना तो समझ में आता नहीं। हाँ हाँ, ये इसको कला मूल्य को सभ्यता संस्कृति से भी तो जोड़ के देखा जा ही सकता है ना भैया, कि जैसे पिछवाई के नाम से पेंटिंग्स लोग बनाते हैं प्रांत के अंदर हिंदुस्तान में, या फिर मधुबनी बनती है, उसमें तो मतलब वो कला के अंदर एक व्यक्ति विशेष की विचार नहीं उसमें अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल लोगों के विचार उसके अंदर अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो एक उस एंगल से भी इसको देखा जा सकता है। ऐसा ठीक बात है। देखिए वो सब संदर्भ हैं। अभी हम बात कर रहे थे एक व्यक्ति या एक परिवार के उत्पादन के संदर्भ। अब किसी भौगोलिक क्षेत्र में बहुत सारे परिवार एक ही प्रकार उत्पादन कर रहे हैं, उनमें उनके तालमेल को भी देख सकते हैं, उनकी पूरकता को भी देख सकते हैं, सब चीज़ों को देखा जा सकता है। सही बात है, इसी अर्थों में आज की डेट में संस्कृति को पहचाना जाता है, लेकिन संस्कृति का जो मूल तत्व है, जो पूर्णता के अर्थ में जो
बात आनी, तो पूर्णता का अर्थ अभी स्पष्ट नहीं, इसलिए जो अमानवीयता है उसको भी संस्कृति का भाग मान लेते हैं। इस बात को करेक्ट किया, जब हम संस्कृति का अध्ययन करेंगे, भाग का करेंगे, पढ़ेंगे संस्कृति सभ्यता वाली बात, तब उसमें स्पष्ट होता है। केवल कलाकारी करना या कपड़ा बनाना ये संस्कृति, उसके मूल में मानव का प्रयोजन होना जरूरी है, पूर्णता का प्रयोजन स्पष्ट होना जरूरी है, तब वो मानवीय संस्कृति के रूप में होता है, नहीं तो वो केवल सरफेस की चीज है। हाँ जी, इसके ऊपर ये बोलना है, कला मूल्य कैसे जीवन इसको कैसे स्वीकार करेगा। जैसे आज तक हम देख रहे हैं कि पैकिंग्स के नाम के ऊपर बहुत सारा श्रम हो रहा है। किसके ऊपर? पैकिंग जी, तो एक से एक खूबसूरत बना के और अच्छा भी लगता है सबको कि बड़ी सुंदर है। मैरिज कार्ड्स बनते हैं या बॉक्सेस बनते हैं या मिठाई की डिब्बे, बहुत सुंदर सुंदर पैकिंग में आती है, तो इसको जीवन कैसे स्वीकार करेंगे? देखिए, ये उत्पादन के संदर्भ में बात हो रही, पहले हम अपने जो ये देखिए इसमें जो संदर्भ है ना उसको देखिए क्या बात हो रही है। अभी आज की जो संदर्भ है ना, इसमें तो हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अब हम व्यवस्थित रूप में जीने की बात कर रहे हैं, मानवीयता के रूप में। उसमें एक समझदार परिवार, एक शिष्ट परिवार कैसे जिए, वो उत्पादन करते हुए जिएगा, उत्पादन के अंदर उपयोगिता एवं कला मूल्य को स्थापित करेगा। अभी जो प्रचलित चीजों पे कमेंट्री परिचय शिविरों की चीज है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, ठीक है। हमें बस ये था कि जीवन इसको कैसे स्वीकार जी, तो इसके संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में एक छोटी सी बात मैं रखूं आपके सामने, उससे ये जो शब्द हैं बहुत सारे ना, इसमें एक शब्द आएगा चार प्रकार की चीजें आ रही हैं इसके संदर्भ में, उत्पादन और उत्पादित वस्तु के संदर्भ में, है ना। तो उत्पादन की परिभाषा तो सामान्य सी बात हो गई, हमारी बात हो गई है कि प्राकृतिक संपदा पर श्रम नियोजन द्वारा, और उसमें हम चाहें तो एक चीज और जोड़ सकते हैं, आवर्तनशील विधि से, है ना, इसको भी जोड़ा जा सकता है, उसका ध्यान रखना है, वो प्राकृतिक संतुलन के लिए। तो प्राकृतिक संपदा पर श्रम नियोजन द्वारा आवर्तनशील विधि से उपयोगिता एवं कला मूल्य को स्थापित करना ही उत्पादन है। ऐसे उत्पादन में से उत्पादित वस्तु मिलती है, जो उत्पादित वस्तु है वही धन है, ये भी कॉन्टेक्स्ट हमारे को स्पष्ट होना चाहिए। उत्पादित वस्तु ही धन है। अब जो उत्पादित वस्तु हुई, जैसे मैंने पहली बार कृषि की, हमारे पास रुड़की में खेत है, उसमें हमने खेती की और पहली जो फसल थी धान की, है ना, और कटाई बटाई का जो सब कुछ देने के बाद हमारे पास 40 क्विंटल धान था। क्विंटल का मतलब 100 किलो, तो 4 टन के आसपास। तो उसमें से सबसे पहले जो काम किया कि भाई हमारे को अगले साल भी बीज चाहिए होगा, उसके लिए हमारे को कुछ रख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बीज रखा अगले साल, यानी परंपरा को बनाए रखने के लिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं वस्तु का, उसको बोलते हैं प्रयोजन। तो बीज के लिए रख लिया 100 किलो के आसपास धान रख लिया, ठीक है। फिर हमारा 4 लोगों का परिवार, हम लोगों के खाने में साल भर में बड़ा मुश्किल से 1-1.5 क्विंटल लगेगा। फिर घर में मेहमान आएंगे, कुछ आएंगे, उसको भी लेके जो धान है 2 क्विंटल धान उसके लिए हमने मांगा। ये जो घर में हम धान को चावल के रूप में अपने सेवन करेंगे, भोजन करेंगे उसका, इसको बोलते हैं डायरेक्ट जो उसका प्रयोग है, इसको बोलते हैं उपभोग, यानी खाने के लिए जो इस एग्जाम्पल।
ये उपभोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे। 2 क्विंटल इसमें चला गया, पर हमारे परिवार की और भी आवश्यकताएं हैं, और भी खाने की वस्तु चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, और भी चीजें चाहिए। तो इसके बदले में, इस धान के बदले में वो वस्तु मिल जाए, इसको कहते हैं उपयोग, है ना? जो कि हम उसको परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें उपयोग, परिवार की आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता पूर्ति है ना? और इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं धान का दूसरे के साथ, पर उपयोग उसी के लिए हो रहा है, आवश्यकता पूर्ति। ये उपयोग हो गया। अब इसके बाद भी मान लीजिए इसके अंदर हमारा 35 क्विंटल लग गया और 2 क्विंटल बचा हुआ है, ठीक है? हमारी बाकी आवश्यकताएं जितनी हमारे को उस समय लग रही थी, वो सब में को पूरा करने के लिए 35 क्विंटल लग गए, 2 क्विंटल बचा है। अब इसका क्या करें? हाँ जी, जरूरतमंद को देना, इसका सदुपयोग हो गया। और बताइए। उपकार के लिए, मतलब समाज गति के लिए, जो क्योंकि खाने के लिए भी रख लिया, बाकी इस्तेमालों के लिए भी प्रयोग कर लिया, तो या तो इसको हम कहीं दबा के रख लें, है ना? जैसे धन होता है, सिक्के होते हैं, पैसा हो तो उसको तो दबा भी लो, अनाज को क्या करो? तो इसको किसी को दे सकते, आज के जमाने में क्या बेच दो, है ना? पर जो आवश्यकता के लिए था, ये समझदार मानव के संदर्भ में है, तो अगर समझदार मानव है इसकी उपयोग कर लिया उसने, उसकी आवश्यकता पूर्ति हो गई है। अब जो एक्सेस है इसका क्या करें? तो इसको समाज के लिए, समाज के संवर्धन के लिए प्रयोग करें, है ना? किसी विद्यालय में, भाई आजकल तो विद्यालयों में भोजन कराते हैं, उसको दे सकते हो, है ना? या किसी और व्यवस्था में उसको दे सकते हैं। बहुत सारे धर्मशाला होती हैं और बहुत प्रकार के सामाजिक काम होते हैं जहाँ पे जिन लोगों के पास नहीं, तो अनेकों उदाहरण, वो तो अलग बात है कहाँ देंगे, पर समाज के संवर्धन के लिए उसका उपयोग, तो सामाजिकता के लिए जो प्रयोग किया उसको बोलते हैं सदुपयोग, यानी सामाजिक व्यवस्था के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ तो भैया जैसे आपने उस दिन कहा था कि मुझे चैरिटी करने के लिए किसी को गरीब होना पड़ेगा जी, तो चैरिटी नहीं है ना ये तो आपके पास आवश्यकता से अधिक है। अगर इसको आप सदुपयोग नहीं करोगे तो बर्बाद होगा। कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे पास ना देहरादून में रहते थे, एक लीची का पेड़, एक ही पेड़ था, है ना? हम 4 लोग थे, उसमें फल इतना आता था और वो आता था हफ्ते के लिए, ज्यादा दिन के लिए। हम चारों पेट भर के भी खा लें तो दिन में इतनी लीची उतरती थी कि वो सब सड़ती थी के बाहर। तो हम क्या करते थे, वो उसको 1-2 बार तुड़वा लेते और उधर संयोग से वहाँ पास में एक केंद्र था, वहाँ पे शिविर चलते थे, उधर ले जाते थे, सभी शिविरार्थी मजे से खाते। दो ही चीज कर सकते हैं, या तो उसको बेच सकते हो आप, या उसका सदुपयोग कर सकते हो। बेच रहे हो तो लाभ की मानसिकता है, लाभ की मानसिकता है तो यानी अभी समझदार नहीं हुए और उपयोग को नहीं समझे, है ना? तो उपयोग करने के बाद जो शेष अगर है उसकी बात करें, घर की कमी को नहीं करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो विषमता ही पैदा करेगा, ये समझने की बात। ठीक, अभी क्या है, अब वस्तु के रूप में ये, तो ये जो हमारा 40 क्विंटल धान था ना, अब हमारा परिवार तो बड़ा मुश्किल से 2 क्विंटल खाएगा, तो उससे कितना अधिक हो गया,
20 गुना ज्यादा हमारे पास। इससे क्या भाव बनता है? वस्तु को अगर देखें, हमने एक छोटे से खेत में पैदा किया और 20 गुना ज्यादा हमारे परिवार के जो आवश्यकता है उपभोग की, उससे 20 गुना ज्यादा मिला, तो उससे एक भाव आता है यार हमारे पास बहुत सारा है ना, समृद्धि का भाव आता है। उस वक्त उस धान की जो कीमत थी वो थी कोई 700-800 रुपए क्विंटल। बता कितने हो गए पैसे में? 800 रुपए मान लीजिए, कितना हो? बहुत सारे गणितज्ञ होंगे इधर। 40 क्विंटल है, 1 क्विंटल की कीमत 800 रुपए है, तो कितना हो गया? हाँ जी, 32,000। कितना होगा 32,000? थोड़ा सा लगता है ना बात? तो जैसे ही उसको पैसे में लाते हैं वह छोटे हो जाते हैं, और जैसे ही वस्तु के रूप में देखते हैं तो इतना बड़ा लगता है, हम कितने बड़े हो गए, हमारे पास कितना सारा सामान है। ठीक है? अच्छा, पैसे के रूप में कितना भी हो जाए वो लगता है आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती। वस्तु के रूप में लग रहा है क्या करेंगे इतने सारे। पैसे को आप कहीं पे सिक्के में दबा दो या नोटों को जैसे लोगों ने दबा रखा था, या अब तो संख्या ही होगी कंप्यूटर में, है ना, ये तो अनंत चलती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है ना। और उसको बढ़ाने के लिए खूब भागदौड़ करनी पड़ेगी आपको, पर कभी भी उसमें संतुष्टि वाला या तृप्ति वाला बिंदु नहीं है, जबकि वस्तु के साथ आपको तृप्ति का बोध होगा। तो आज के डेट में जो परिस्थितियां चल रही हैं, अगर हमारे पास अपना घर हो, अपने पास कुछ जमीन हो, अपना पानी का स्रोत हो, तो हम मजे से जी सकते हैं। आगे की संभावना ऐसी आ रही है कि पानी भी नहीं रहेगा, खाने की वस्तुओं की भी बहुत किल्लत होनी है, और जो अभी रहने की जगहें हैं शहरों में, है ना, वो सब अगर बिजली पानी नहीं आएगा तो वहां पे रह नहीं जा सकता किसी भी। खैर, ये सब बात, ये 4 शब्द स्पष्ट हुए आप लोगों को? आगे बढ़े इसके संदर्भ के साथ। ये समझदार मानव के जीने की विधि है ना, ये सारी चर्चाएं अनुभव मूलक विधि से बताई गई। पर भैया सिर्फ वस्तु से तो नहीं हो सकता ना, पैसे भी तो चाहिए ही रहेंगे, नहीं तो ट्रैवल करना हो, कुछ करना हो, कुछ ऐसा। वो कोई ना कोई सिंबोलिज्म के रूप में लाना पड़ेगा, कोई क्रेडिट सिस्टम, कोई करेंसी, लेकिन उसकी औकात हमें मालूम होनी चाहिए वो क्या है, उसकी लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए, उसकी असलियत मालूम होनी चाहिए। वो सिंबॉलिक करेंसी है, उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो उपभोग की वस्तु ही नहीं है ना, वो एक प्रतीक है। तो प्रतीक किस लिए है? वो एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि भैया आपको अगर किसी से, जैसे हमने ध्यान पैदा किया, अब हमारे को कपड़ा लेना है तो हम बोरे लेके जाएं, फिर कपड़ा लेके आए, इससे अच्छा है कि वो एक्सचेंज मैकेनिज्म है, पर उसकी कन्वीनियंस की लिमिटेशन को भी समझता है। अभी तो उसी से सारा सुख दुख, हमने सब चीजें छोड़ दी, बस बैंक बैलेंस बनाए। नहीं, आपने जैसा कहा कि 32,000 बने, 32,000 में वैसे देखा जाए तो बाकी जो चीजें अपने को पूर्ति करना, उसका मूल्य नहीं बैठता ना, कपड़े होना, बच्चों की पढ़ाई होना, बाकी चीजें भी होना, तो वो आप जो बोल रहे छोटा लग रहा, तो वो मुझे कभी छोटा लग रहा। हाँ ठीक है, तो 32,000 छोटा ही लगता है बहुत जी। और देखिए, ये तो हमारे समझो 4 महीने के श्रम में उतना धान मिला जी जी, और हमें तो ये 32,000 समझ लो महीने का खर्चा ही पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का अर्थ ये है, इसमें देखिए आशय, वस्तु के साथ एक समृद्धि का भाव बनता था और पैसे के साथ नहीं बनता है। दूसरी बात, ये सब चीजें जो व्यवसाय वाली है, ये जो अपनी नौकरी व्यापार को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं और पैसे को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि समझदार व्यक्ति जब जीता है और समझदार समाज के साथ जुड़ के जब जीता है, तब ये सब विधि से समाज रचना हो सकती है, इसकी संभावना। हम लोग जैसे बहुत सारी जगह ऐसे परिवार अब एकत्रित हो रहे हैं कि भाई 8-10 परिवार साथ में, तो आपस में अपनी उत्पादित वस्तुओं को हम विनिमय कर ही सकते हैं, और बाकी जो संसार के साथ करना उसको व्यापार विधि से कर सकते हैं। आज की जो विधि है, जैसे जैसे ये समूह बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर ये विनिमय की विधि को हम और बढ़ा सकते हैं। अभी क्या हो गया, हर
विनिमय में, हर ट्रांजैक्शन में लाभ मानसिकता है, वो एक अपॉर्चुनिटी है लाभ बनाने की, ऐसा देखते हैं। तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दो या 1000 रुपए में बेच दो, ऐसा कर दिए। जबकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आपका जो भी श्रम लगता है, जो भी सेवा के हक में, उत्पादन के रूप में, उसके लिए जो उचित मूल्य बोलो, पर वो ईमानदारी कहाँ से आएगी, वो समझदारी से। तो अभी बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि रुपया बिल्कुल यूज नहीं करना। इधर इसी बात को दर्शाने के लिए एग्जाम्पल था कि करेंसी के साथ जो कि प्रतीक है, ये हमारे को तृप्ति का भाव नहीं दे सकता है। वस्तु ही दे सकती है, पर वस्तु की अभी कीमत नहीं है, उत्पादित वस्तु की कीमत ही नहीं है अभी। आप देखिए जो सिंबॉलिक चीजें हैं उनकी कीमत बहुत हाई हो गई। स्टॉक्स जो हैं वो बहुत सिंबॉलिक चीजें हैं, और वस्तु जो है उत्पादित वस्तु, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में टमाटर की बहुत खेती होती है और हर वर्ष ये देखने को मिलता है किसान अपने टमाटर सड़क पे फेंके जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं रहा इसका। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसको ठीक करने की बात है, वो किसी स्केल पे जाके होगा। कम से कम जो उत्पादन के लिए व्यवस्था चाहिए वो एक ग्राम व्यवस्था चाहिए। उसके अंदर कुछ परिवार कुछ चीजों के लिए अपने को व्यवस्थित कर सकते हैं, फिर भी कुछ चीजें बाहर से आएंगी, पर फिर भी ग्राम व्यवस्था चाहिए। ऐसा भी नहीं बोल रहे ना, क्योंकि वैल्यू एडिशन के लिए तो हमने उपयोगिता माना ही है। जैसे हमने लकड़ी से टेबल बनाए, उसी क्रम में कंप्यूटर बने, लैपटॉप बने, तो ये सब जरूरी चीजें जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो हम नकार नहीं सकते ये जो आप जो बोले इंटेंसिबल या जो इस तरह के बिजनेसेस हो गए हैं, स्टॉक्स वाली जो चीज़ है, एक्चुअली स्टॉक्स के मूल में कुछ ना कुछ, मान लो अगर टेस्ला का स्टॉक है तो गाड़ी बना रहा है फॉर एग्जाम्पल, या अमेजॉन का है तो मूल में तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच ही रहा है। देखिए मैं तो अपना एक वो बता, उसके ऊपर वो स्पेकुलेशन हो रहा, वो सब चीज़ अपन छोड़ दें, वो ठीक है। मैं वो स्पेकुलेशन ही मुद्दा है सारा का सारा, जो वैल्यूएशन कैसे। मैं जब नोएडा में एक टाइम पे नौकरी करता था, है ना, और हम वो आईटी कंपनी थी, आईटी कंपनी की अधिकतर बिल्डिंगों में बड़े बड़े काले काले शीशे लगे होते, आप अंदर से बाहर देख सकते। तो मैं भी एक जगह बैठा होता था, सामने बिल्डिंग बन रही थी, मैं ऑफिस पहुंचता था। हमारा आईटी वाला जो होता उसमें टाइमिंग वाइमिंग नहीं होती थी, मैं 10 साढ़े 10 आराम से पहुंचता था, अपना चाय वाय पी के फिर कुछ काम करते थे, फिर लंच ब्रेक हो जाता, फिर थोड़ा काम किया, फिर कुछ किया, और 6-7 बजे निकल जाते। वो सामने जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें जो मजदूर आते थे वो सुबह 8 बजे उनकी लगती थी, उसके बाद से वो पूरा कड़ी मेहनत करते थे, है ना। उनको उस वक्त 150 रुपये दिन का मिलता। हाँ, वो मैं समझ गई कि अपन ने दिमाग की चीज़ों को वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन कर दिया है, और जो बेसिक श्रम की चीज़ों का उसको वैल्यू नहीं कर रहे। तो कोई समानता नहीं है कि फिजिकल लेबर और कला और बाकी इंटेलेक्चुअल इसका, तो वो ओवर वैल्यूएशन को हमको थोड़ी समानता लाने की जरूरत है। उसके किस तरह से, वो मेरे दिमाग में भी बहुत चलता है कि कैसे हो सकता है। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को, अब देखिए ये स्वयं की ईमानदारी से होगा। हम अगर अपने आप में ईमानदार हो जाते हैं तो वैल्यूएशन को ओवर वैल्यूएशन से में जाने से रोकते हैं। तो वो, और उसके लिए हमारे को कुछ सहयोग चाहिए अपने साथियों से, साथ के परिवारों से। तो वैसे समूह जैसे बनते जाएंगे, उसके अंदर भी होना शुरू होगा धीरे धीरे। ठीक है, इतनी बात, आगे बढ़े। हाँ जी, तो यहाँ मूल में आशय है, इसका तृप्ति बिंदु का भाव है वस्तु से, ऐसा बोलने को उसका जी। तो वस्तु से तृप्ति होने की संभावना है, प्रतीक से तृप्ति होने की संभावना भी नहीं है। इस बात को हाँ जी, आगे बढ़े। तो 18-19 इसके अंदर जो मानव के जो जीने के 4 स्वरूप है ना, जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, है ना, इनके बारे में बात हो रही है। तो इसको लेके कुछ बात हो तो बताइए, उनके विषयों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी दृष्टि के बारे में, इस विधि से इसका विश्लेषण। छल और कपट,
क्या है उसका पढ़ के बताइए। छल में क्या छल छल में लिखा हुआ है विश्वासघात के अनंतर भी उसका भास या प्रकट ना हो ऐसे विश्वासघात की छल संज्ञा। ठीक बात है, नहीं मैं समझ रहा कि जो जब विश्वासघात हो रहा है आपके साथ, है ना, और इसका पता नहीं चल रहा कि विश्वासघात हो रहा है, इसको कहते हैं छल। कोई आपको धोखा दे रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको नहीं मालूम, आपको एक लग रहा है कि सही कर रहा है, इसको बोल रहा है छले, छल हो गया। इसमें जो छल का जो उपभोक्ता है उसके लिए, हाँ, उसकी नजरिए। हाँ, दूसरा और कपट है विश्वासघात के अनंतर उसके प्रकट या स्पष्ट हो जाने की स्थिति में विश्वासघात की कपट संज्ञा है। हाँ, तो आपको पता है कि आपको धोखा दे रहे हैं, ये कपटी है जैसे हम हाँ हाँ, धोखा देता है, इसने चालाकी कर दी आपके साथ, आप गए थे 10 रुपए की चीज लेने 20 रुपए में दे दी, या आपको उसने आश्वासन दिया था, आश्वासन से मना दिया, ये सब कपट। भैया इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है छल का। मैं तो मानता हूँ पूरी एडवर्टाइजिंग इसका बहुत अच्छा है, जो रोज टीवी पे रेडियो पे सब पे चलता रहता है, सारी एडवर्टाइजिंग छल है, जो एडवर्टाइज कर रहा है यानी छल रहा है। इतना लंबा चौड़ा फेंकते हैं, और हमारे सारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो फिल्म वाले हों या क्रिकेट वाले हों, सब खड़े होकर के वो झूठ को करते हैं। आजकल तो जुआ खेलने के लिए प्रेरित करते हैं भैया ये, मतलब पैसे के लिए कोई भी काम करा लीजिए लोगों से, कितने अच्छे लोग हैं सोच सकते हैं। ये दूरगमन, दूरदर्शन और दूरभ्रमण को महत्वाकांक्षा क्यों किया? हाँ, इसका महत्व कुछ है? हाँ, तो सामान्य कांक्षा और महत्वाकांक्षा, है ना। तो सामान्य तौर पे जो हमारे को रोज इस चीज की इच्छा अपेक्षा बनी रहती है और जिसके लिए हम काम करते हैं, सामान्य कांक्षा वो ये आहार आवास अलंकार की वस्तु। अब कभी विशेष परिस्थिति में विशेष कारणों से या महत्वपूर्ण कारणों से हमारे को, जैसे हम उदाहरण लिए थे उसमें कि 2013 में अपना बंगाल की खाड़ी में एक हुआ है चक्रवात आया जिसका नाम था हुदहुद। वो पहला चक्रवात था भारत में इतने बड़े स्केल का जिसमें एक भी मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो दूरदर्शन, दूरश्रवण के माध्यम से सबको सूचित कर दिया गया कि आप सुरक्षित हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण काम रहा कि नहीं रहा? अभी इसको मनोरंजन बना दिया, इसको रोज की रोजमर्रा की जिंदगी की चीज बना दी, यहाँ पे फंस गए हम। ठीक है, हाँ जी, माइक दम, हाँ, दम में क्या लिखना पड़ेगा? आश्वासन देने के दम आश्वासन देने के पश्चात किए गए विश्वासघात की दम संज्ञा। भाई ये जो इलेक्शन होते हैं तो नेता कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, एक भी पूरी नहीं करते उसके बाद। ये सब जीव चेतना की क्रियाकलाप है। ठीक है, आगे भैया यहाँ हाँ, तो मानवीय दृष्टि की जब बात आती है पेज नंबर 19 पे, हाँ तो उसमें न्यायान्याय, धर्माधर्म एवं सत्यासत्य मानवीय दृष्टि है। कल से ये प्रश्न आया था लेकिन फिर भी मुझसे खुला नहीं। तो न्याय के सामने अन्याय, धर्म के सामने अधर्म और सत्य के सामने असत्य, ये इन दोनों को जोड़ के एक जो शब्द बना है सत्यासत्य धर्माधर्म, तो धर्म तो सहअस्तित्व है, तो फिर अधर्म से क्या यहाँ कहा जा रहा है? बड़ी अच्छा प्रश्न है।
कल भी बात हुई थी इस पे, शायद ध्यान नहीं दिया। हाँ कोई बात नहीं। तो जस्ट हम निर्णय लेना होता है, ये प्रिय अप्रिय हित हित लाभालाभ में भी ये चलता है और इसमें भी दृष्टि के संदर्भ में। देखिए निर्णय जो होता है दो प्रकार से होता है, क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं। दोनों ही निर्णय आप लेते हैं, है ना। कई बार करने के लिए कोई निर्णय लेते हैं, कई बार मैं ये नहीं करूंगा ऐसा भी निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। तब जो करने के लिए जो निर्णय लेते हैं तो उसके लिए जैसे कल हमने उदाहरण लिया था चाय पीने का, तो चाय मेरे को अच्छी लगती पसंद है तो करने के लिए निर्णय ले लिया, बोला प्रिय। या मेरे को चाय अच्छी नहीं लगती है इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगा, ये निर्णय ले लिया, ये अप्रिय। तो ये निर्णय लेने की विधि को बोला प्रिय अप्रिय, कि अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ और खराब लगता है इसलिए नहीं करता हूँ। ऐसे शरीर के लिए अनुकूल आता है हित, प्रतिकूल आता है अहित, ऐसे भी निर्णय लेते हैं। लाभ के लिए निर्णय लेना, हानि के लिए। ऐसे ही न्याय, इससे न्याय होगा मेरे व्यवहार में, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि इससे न्यायपूर्ण होगा, और मैं ये वाला काम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इससे अन्याय हो जाएगा। ये न्याय अन्याय का भेद करते हैं, करने वाले कामों को न्याय के आधार पे करते हैं और जो नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो अन्याय करेंगे इसलिए हम उसको नहीं करते, ठीक है। ऐसे ही धर्माधर्म, ऐसे ही सत्य। ये धर्म के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में इसलिए करूंगा, ये अव्यवस्था कार्य इसलिए नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे ये बीज संरक्षण की बात है, बीज संरक्षण से धान की परंपरा बनी रहेगी इसलिए करूंगा, ये सत्य की बात होगी, दृष्टि होगी, है ना। और बीज के साथ छेड़छाड़ करना, उसके साथ व्यापार करने के लिए उसको ऐसा बना देना कि उससे पैदा पौधे में कोई बीज ही ना आए, इसलिए इसके परंपरा को तोड़ता है, इसलिए असत्य है, मैं इसमें भागीदार नहीं हूंगा। ऐसे जो निर्णय लेने की बात है, ये न्याय न्याय, धर्माधर्म, सत्य सत्य, ठीक है। और उसी में न्याय के बारे में जब नीचे डेफिनेशन दिया है तो उसमें लिखा है मानवीयता के संरक्षणात्मक नीति पूर्वक किए जाने वाले व्यवहार व्यवस्था ही न्याय है। तो नीति पूर्वक को ये समझे कि नियति क्रम में, यानी विकास, फिर जागृति क्रम और फिर जागृति, नीति को क्या, नीति को कैसे परिभाषित करें? तो मानवीयतापूर्ण आचरण पे जब चर्चा होगी तो मूल्य, चरित्र और नीति की बात आएगी। तो मानवीय नीति, ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण है ये क्या है? ये समझदारी, जिम्मेदारी पूर्वक जीने का तरीका है मानव, है ना, यानी जागृति के साथ जीने का तरीका है। इसमें संबंधों में हम मूल्यों के साथ जीते हैं, समाज के साथ हम मानवीय चरित्र के साथ जीते हैं, और व्यवस्था में हम नीति के आधार पर भागीदारी करते हैं, ठीक है। तो नीति जो होती है वो होती है तन मन धन का सदुपयोग एवं सुरक्षा। तो तन का, मन का, धन का सदुपयोग भी होना है और उसकी सुरक्षा भी होनी है। इसके आधार पे जीना, इसको बोल रहे हैं नीति। इसके आधार पे व्यवस्था में भागीदारी करना, यह है नीति, ठीक है। ये तो इसलिए पूछा, मेरी माँ का नाम नीति है। अच्छी बात, बढ़िया बात, प्रेरणादायक नाम हो। देखिए बच्चों के नाम रखने के संदर्भ में इम्पोर्टेंट बात है, अगर ऐसे नाम हो, सार्थक नाम हो, तो बच्चा अपने नाम को इतनी बार सुनता है, उसका अर्थ जब समझेगा तो उसके लिए प्रेरित होगा ना। ठीक, आगे बढ़े। पेज नंबर 20-21 भैया, इसमें ये पहले टॉपिक में न्याय और अन्याय वाले में ऐहिक उद्देश्य से संबंध नहीं है, उसमें सदन आमुष्मिक उद्देश्य पूर्वक ही है जिनका निर्वाह ही जागृति है। तो आमुष्मिक शब्द की जो परिभाषा है कि जागरूक जीवन मरणोत्तर स्थिति में भी जागरूक सूत्र संपन्न रहता है परिभाषा में, और आपने वहां बताया था कि फिर से अनुसंधान करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी स्पष्टता। नहीं, वो तो ये बात थी, बाबा जी से एक बार चर्चा हुई 2010-12 सम्मेलन में, उनसे पूछा गया कि भाई अगर आपका शरीर पूरा हो जाता है और उसके बाद आप शरीर यात्रा करेंगे इस धरती पे, तो आपकी जागृति की स्थिति कैसी है? तो
उन्होंने बोला था कि मेरे को जहाँ पे मेरी शरीर यात्रा शुरू होगी, मेरे पास ये अधिकार रहेगा जहाँ पे मानवीय शिक्षा अगर स्थापित हो तो मैं वहाँ शुरू कर सकूँ। और ऐसी स्थिति में अगर मानवीय शिक्षा स्थापित है, वहाँ पे मैं जल्दी से अध्ययन करके पुनः जागृति को प्रमाणित कर पाऊंगा। और मान लीजिए मानवीय शिक्षा स्थापित नहीं, तो मैं जागृति को प्रमाणित करने के लिए मेरे को अनुसंधान फिर से करके फिर से प्रमाणित होने का क्रम को करना। इस बात को कहेंगे शरीर यात्रा के संदर्भ में, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं उसके संदर्भ में? इसमें तो इसके परिभाषा में आमुष्मिक का मीनिंग ऐसे बताया है, जागरूक जीवन मरणोत्तर स्थिति में भी जागरूक सूत्र संपन्न रहता है। हाँ। तो इसमें ये जो वाक्य है संबंध आमुष्मिक उद्देश्य पूर्वक ही है, तो यहाँ पे तो मरणोत्तर का बात है ही नहीं। हाँ। ये पेज पे और परिभाषा में मरणोत्तर का बात है। देखिए उसमें मूल में मुद्दा यही है कि जीवन के अंदर जब एक बार उसने जागृति को चख लिया या उसमें स्थापित हो जागृत हो गया, अब शरीर यात्रा में उसको शरीर के साथ तदाकार होकर यात्रा तो शुरू करता है, लेकिन वो शरीरगत जो भटकना है जीव चेतना का, उसमें नहीं भटकता है। वो जल्दी से अपना जैसे भाषा सीख लेगा, शरीर साथ लेगा, एक आयु आने के बाद वो शोध करना शुरू कर देगा सत्य, क्योंकि उसके अंदर उसकी आवश्यकता बनी हुई है, उससे कम है उसके, और उसको ये मालूम है ये तो बिल्कुल नहीं, तो उसकी तीव्रता अधिक होगी और वो अपना रास्ता निकाल लेगा। तो वो प्रभाव उसमें कंटिन्यूसली बना ही हुआ है जागृति के बाद, उस बात को। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद 22-23 मेरे पेज नंबर 23 पर दो लाइंस में पढ़ रही हूँ जिनका शब्दार्थ तो क्लियर हो रहा है, पर उनको किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है वो समझ नहीं आ रहा है। लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य की प्राप्ति लाभ है, और लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का प्रदाय 3 परिस्थितियों में होता है। तो शब्दार्थ तो एकदम स्पष्ट है, पर किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है? हाँ, तो देखिए इसको पहले उसके संदर्भ को ही बताया है कि लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का आदाय यानी प्राप्ति लाभ है। और दूसरे एंड पे क्या होगा, जिसने गुरु मूल्य दिया और उसको लघु मूल्य मिला, उसकी हानि होगी। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसके संदर्भ में बता रहे हैं। अब फिर ये बता रहे हैं ये होगा कब, कैसे कैसे हो जाता है। तो ये किसी में विषवशतावश होता है कि भाई पावर स्ट्रक्चर ऐसे बने और सभी चीज जब मतलब कम मूल्य में देनी पड़ती है और दूसरे की चीज ज्यादा में देनी पड़ती है, ये विवशतावश हो गया। स्वेच्छावश है ना, जानबूझ के भी करते हैं ऐसा। और तीसरा है अज्ञानवश, जहाँ पे हमको अपनी वस्तु का मालूम है। तो ये जो जानबूझ के करते हैं इसका मतलब क्या है, इसी को अगर दूसरी भाषा में देखेंगे तो इसको बोलते हैं उदारता। लेने की अपेक्षा में देने की इच्छा ज्यादा है, इसी का नाम उदार। ये 22 पे इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय, बोध कराने वाले अंग को बुद्धि, सहज सुख में अनुभूति अंगात्मा, समस्त आत्माओं के आधारभूत सत्ता की अध्यात्म और परमात्मा संज्ञा है। तो इसमें बुद्धि को हम क्यों करें, बोध कराने वाले अंग को बुद्धि। समझ, बोध माने समझना है, तो समझ, जहाँ पे समझ बनती है उसको बुद्धि कहते हैं। इसमें लिखा है फिर से बोध कराने वाले अंग को बुद्धि। हाँ, तो अब जैसे हम समझते हैं तब समझते हैं जब कोई समझाता है, तो जो समझाना होता है वो बोध से ही इनिशिएट। तो मैं जैसे हम बाबा जी से समझते हैं, तो बाबा जी बोलते हैं हम तुमको बोध कराएंगे, तो वो अपनी बुद्धि के ही
हमको बोध कर, बुद्धि से बुद्धि तक पहुंचा। इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंगों को इंद्रिय, उसको थोड़ा खोलेंगे। द्रवित होना है मतलब इच्छा अनुसार द्रवित होना। इंद्रियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। संकेत जो है, देखिए हम जो संवेदनशीलता में जीते हैं ना, संवेदनशीलता के अंदर मूल में इंद्रियां, इंद्रियों से शरीर को संकेत मिलता है, उस संकेत को जीवन पड़ता है, जीवन जो उसको पढ़ता है उससे जीवन में एक प्रभाव बनता है, स्वीकृति का या अस्वीकृति का भाव बनता है, उससे प्रभाव आता है उसको। तो अब हम किस संकेत को ग्रहण करना चाहते हैं, या आप हमारी कर्म स्वतंत्रता के हिसाब से डिसाइड होता है। हम अपने को ऐसी परिस्थितियों में पहुंचाते हैं जहाँ पे हम जो सुनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो उसके हिसाब से हम, मतलब इच्छा अनुसार ही होता है ना ये सब, तो उसी में अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। हाँ दीदी माइक ले लीजिए। हाँ जी। हेलो, चला भैया इसमें जैसे अभी दीदी ने जो किया था, लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का प्रदाय 3 परिस्थितियों में होता है। हाँ। तो अभी इसमें जो बात हो रही है वो अगर एक व्यक्ति जो है वो प्रियहीन नाम में है और वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करके क्या कर रहा है कोई भी एक्शन, और दूसरा अपना गुरु मूल्य जो उससे ऊपर की स्थिति है उसको बिगाड़ लेता है, तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ अलग अलग हैं। तो उसके संदर्भ में है या ये सारे स्थूल चीज के बारे में है, जैसे आहार आवास अलंकार, जैसे मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं या ऊपर के लेवल में? यहाँ पे जो बात चल रही है वो किस संदर्भ में चल रही है कि जब वस्तुओं का आदान प्रदान हम करते हैं, उस संदर्भ वस्तु आगे बढ़े। पेज नंबर 24-25। ये सब मुद्दों पे भी हमारी चर्चा हो रखी है, ज्ञान विवेक विज्ञान पे भी, ज्ञान सम्मत विवेक और विवेक सम्मत विज्ञान पे भी। सही है 24-25 भैया जो इसी में है इच्छा अनुसार द्रव्य वाले अंकों इंद्रियों। हाँ भैया बताइए। इंद्रिय मतलब शरीर का हिस्सा। हाँ। और बोध करने कराने वाले अंकों बुद्धि मतलब जीवन का हिस्सा। जी है ना। और बाकी सहज में अनुभूति अंग जो है वो आत्मा। हाँ। तो तीनों अलग अलग है मतलब ये। हाँ। जो इंद्रिय है उनको मैं अपने हिसाब से अपनी इच्छा से चला सकता हूँ। मतलब जो इच्छा है, देखिए इसमें बेसिकली इंद्रिय जो हो गई वो स्थूल हो गई। हाँ। हमारी उसके मूल में इच्छाएं जो हैं, इच्छा विचार आशा कहेंगे उसको, जिसमें से इच्छा सबसे विकसित है, वो सूक्ष्म हो गई। और बुद्धि जो है और आत्मा जो है कारण के रूप में हो जाता है। तो इसके अंदर जो संकेत ग्रहण करने की बात है वो इच्छा से, स्थूल से संकेत आता है और उससे हमारी समझ बनती है। समझ पूरी होगी तो आत्मा सहअस्तित्व में अनुभूत होगी। और समझ पूरी होने के लिए हमारे को समझा रहा है, जो गुरु है, जो अध्ययन करा रहा है, अध्यापन करा रहा है, उसको सुनना, उसको समझना,
उसकी बात है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बोध कराने के लिए कोई और भी होगा। हाँ, बोध तो देखिए सहअस्तित्व में ही बोध होगा। दो लोग, एक समझा हुआ और एक समझने वाला। इच्छा केवल मुझ में होगी। हाँ जी, इच्छा केवल मुझ में होगी। इच्छा समझने की होगी ना, मेरे में होगी ओनली, मतलब उसके लिए दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है इसमें? इच्छा जो है इंद्रियों होती है, इंद्रियां शरीर का हिस्सा है। इंद्रियां शरीर का इच्छा है हिस्सा है, और इच्छा जो है जीवन में। आप अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुरूप प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि मान लीजिए हम बोध और अनुभव की बात को करते हैं। आप बोध संपन्न होना चाहते हैं, अनुभव संपन्न होना चाहते हैं, इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन तो जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में होता है, अध्यापन कराने वाला और अध्ययन करता। अध्ययन करता की इच्छा होगी, दोनों की इच्छा मैच करनी पड़ेगी एक तो, कि भाई मैं इनको अध्ययन कराऊंगा और आपके अंदर क्या आप अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो अपने बोध को, बुद्धि को प्रयोग करके जो अध्यापन करा रहे हैं, वो अध्ययनकर्ता को बोध कराते हैं। जब बोध पूरा होता है तो आत्मा अनुभूत होती है सहस्त्र, वो स्वयं स्फूर्त होता है बोध पूरा होने। यहाँ पर अध्ययन मिसिंग हो रहा था। जी भैया जी, हाँ जी, पेज नंबर 25 में लास्ट जो बुलेट है उसको जरा सरल कर दीजिए। सिद्धांत ही नियति, नियति नियम। हाँ, तो सिद्धांत ही नियति, नियति ही नियम, नियम ही विज्ञान एवं विवेक, और विज्ञान एवं विवेक ही ज्ञान, तथा ज्ञान ही सिद्धांत। तो आगे पढ़ेंगे तो सिद्धांत की परिभाषा भी दी होगी, जिसमें बताया है नियम, प्रक्रिया एवं उपलब्धि जिस समय भाषा के रूप में अवतरित होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। प्रक्रिया कार्य व्यवहार के रूप में है जिसका फल परिणाम फलित होता है। नियम क्रिया के संरक्षण एवं अनुशासन रीति ही नियम। तो नियति शब्द जो है उसके बारे में आपको पहले बात हो चुकी है इसके ऊपर की विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। इस क्रम में जो घटनाक्रम है, या जो घटनाक्रम कहना ठीक नहीं है, अस्तित्व में जो सह अस्तित्व प्रकटन क्रम, ये पूरा का पूरा नियति क्रम कहलाता है ना। इसमें मूल आशय यही है कि पूर्णता प्रमाणित होनी है। पूर्णता प्रमाणित होने के लिए जो क्रम बनता है ना, उसको हम नियति क्रम। ठीक, अब अस्तित्व में सिद्धांत क्या है, इस पे हमारी बात हो गई। या इसमें आप देखेंगे शुरू में ना मध्य दर्शन के मूल तत्व भी है, उसमें एक जगह सिद्धांत की बात होती है। पॉइंट नंबर है वो 4। ये जो मध्य दर्शन के मूल तत्व में 4 लिखा है, जिसमें सिद्धांत बताया हुआ है श्रम, गति और परिणाम। तो श्रम, गति, परिणाम, इसको सिद्धांत कहा है। यही नियति है, इसी से सारे परिवर्तन हो रहे हैं। मूल यही आधार है। मूल जितना भी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं जिससे विकास हो रहा है, गुणात्मक या मात्रात्मक विकास पदार्थ में और प्राण में होता है, और उसके बाद केवल गुणात्मक विकास होता है आगे जीव उसमें चैतन्य इकाई में। ये सारा के सारे का आधार क्या है? श्रम, गति, परिणाम। तो इसी से सारी नियति। फिर ये जो नियति है यही नियम है। मतलब जो भी विकास क्रम हो, जैसे हम 4 पद या 4 अवस्थाओं की बात करते हैं, तो कोई भी विकास जहाँ पे विकसित होकर जिस स्तर पे पहुंची है ना, वो उस स्तर पे या उस पद के आधार पे, उस अवस्था के आधार पे ही उसका आचरण है ना, और निश्चित आचरण ही नियम होता है। तो नियति ही नियम है। नियम ही विवेक एवं विज्ञान एवं विवेक है। तो अब इसको जो मानव पहचानता है ना, इसको पूरे को, ये जो क्रम ऐसा है और इसमें ऐसी घटना घटनी है, इसी से विवेक और एक घटना का क्रम कैसे घटता है जो हमारे को घटित करानी होती है, उसके नियम
ये सब विज्ञान के रूप में, जीने के क्रम में विज्ञान है और क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, इस विवेचना को करने को कहते हैं विवेक। विज्ञान एवं विवेक ही ज्ञान है ना, ये इसके मूल में समझ ही रहती है। हमने कल बात की थी इसकी कि इसके लिए जो मूल रेफरेंस है हमारा वो ज्ञान और दर्शन ही। जो भी हमने जब ज्ञान विवेक विज्ञान की बात की थी तो ज्ञान सम्मत विवेक है ना, यानी जो हमारा जो विवेचना करने का आधार है वो ज्ञान होता है। और ज्ञान किस चीज का हो रहा है कि भाई सत्ता में संपृक्त प्रकृति है, मैं भी जीवन रूप में सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में चैतन्य इकाई हूँ, अस्तित्व में चैतन्य इकाई और जड़ इकाई है, ये सब बातों का ज्ञान है। ठीक है, इसी से ये विवेक और विज्ञान की बात है। और ज्ञान ही सिद्धांत है, इसमें मानव के अंदर ही ज्ञान से उसको ये सब बातें स्पष्ट होती हैं। ज्ञान के बिना मानव के अंदर जो व्यवस्थित होने का स्वरूप है वो बनता है। ठीक है, या इसमें कुछ और नहीं? जो सिद्धांत जो शुरुआत संगति परिणाम से हमने किया, इधर ध्यान पूरा हुआ, ध्यान के हिसाब से सिद्धांत है। किसके हिसाब से? जो सेंटेंस चालू होता है सिद्धांत की नियत। जी जी। तो हमने सिद्धांत को पकड़ा, संगति परिणाम वही बेसिक सिद्धांत है, उसके हिसाब से नियति क्रम से वो नियम क्रम से पूरा उसका सज्जन जी, फिर उसको ये ज्ञान के अनुरूप हम जीते हैं या विज्ञान हुए करते हैं। हाँ, तो वो फिर ज्ञान ही सिद्धांत वो हाँ, ये ठीक बात है। तो ये कैसे होता है कि जब मान लीजिए हम ज्ञान के संदर्भ में बात करें, अब ज्ञान को संप्रेषित कैसे करें? जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था इसमें पीछे जब हम बात कर रहे थे तो बोध कराने की बात चल रही थी, समझाने की बात चल रही थी। इस ज्ञान को आप संप्रेषित कैसे करोगे? तो आप सिद्धांतों के रूप में चीजों को बताओगे, भाषा दोगे, उसका नियम बताओगे, उसकी प्रक्रिया बताओगे, उसकी उपलब्धि बताओगे, इस विधि से बताओगे। ऐसे ठीक? 26-27 पे कोई मुद्दा? हाँ भैया, हाँ जी, कहाँ? ये 27 पे स्नेह की बात आती है। कहाँ से आगे बात? यहाँ हाँ, बताइए। न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधिता का फलन ही स्नेह है। यह जागरूक जीवन में वृत्ति से अनुरंजित मन की क्रिया है। इसे थोड़ा समझाएं। कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं? पेज 27 सुख के नीचे हाँ, स्नेह की जो स्नेह पूर्वक विश्वास की बात है। सुख शांति पूर्वक स्नेह और स्नेह पूर्वक विश्वास की बात है यहाँ पे, उस रेफरेंस में स्नेह। जी। तो निर्विरोधिता से क्या समझते हैं? पहले विरोध से क्या समझते हैं? आपने कभी किसी के प्रति विरोध किया है? भाव रूप में अंदर महसूस किया है? हाँ जी। उसमें क्या भाव बनता है? असहमति। असहमति भी बनता है। उसके साथ रहने का मन करता है? नहीं। अब निर्विरोध क्या होगा? सह अस्तित्व। साथ रहने की इच्छा होगी ना? जी। लगाव महसूस होगा? नहीं। सह अस्तित्व हो सकता है लेकिन वो शून्याकर्षण हो सकता है। मतलब हम कोई एक्सिस्ट कर सकते हैं, जुड़ना नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता, मिलन शायद ना भी हो, यानी उससे आकर्षित ना भी हो, लेकिन उसे स्वीकारा जरूर जा सकता है बिना आकर्षित हुए। अपने आकर्षण की बात नहीं करते। हाँ, है ना? साथ होने का जो भाव होता है ना? जैसे हम किसी के भी साथ रहें, स्कूल कॉलेज में कभी किसी के साथ पढ़े थे, जब मिलता है वो व्यक्ति तो क्या कैसा लगता है?
क्यों एक जुड़ाव से महसूस होता है ना, अपनापन से महसूस होता है जी। हाँ। क्यों होता है अपनापन महसूस? अब तो साथ नहीं है ना। जब हमारा किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है ना, विरोध नहीं है तो एक स्वाभाविक रूप में हमारे को साथ का भास होता है ना। और इसी को जब सुनिश्चित करते हैं अच्छे से समझदारी के आधार पे, तो संबंध की स्वीकृति से कहते हैं, और इससे हमारे अंदर एक साथ को बनाए रखने का संकल्प बनता है, या एक दृढ़ता आती है। इसका नाम है स्नेह। तो मूल में जो अभी हमारी समस्या है, यहाँ से जिस कॉन्टेक्स्ट को छूने की कोशिश कर रहा है, हम लोग अभी संबंधों में विरोध पूर्वक थी, है ना। तो उसके ऊपर ध्यान आकर्षित कराने पहले निर्विरोध होना पड़ेगा। निर्विरोध हुए बिना मतलब न्याय में नहीं आ पाएंगे, स्नेह के से कम में न्याय में नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो इसे वृत्ति से अनुरंजित मन की क्रिया कहा है, इसे भी थोड़ा खोल देंगे। तो न्याय जो है वो तुलन की क्रिया है ना। तुलन के अंदर एक दृष्टि होती है, तो न्याय पूर्वक हमें जीना एक वृत्ति में हो रहा है। इसके आधार पे विरोध जो होता है मन में होता है। तो मन जब न्याय के संदर्भ में संतुलित हुआ, संयत हुआ, तब वो मतलब स्नेह के रूप में जी पाते हैं। इसी को अनुरंजित होना कह रहे हैं, जो न्याय के प्रभाव को स्वीकार है। अनुरंजित का मतलब इतना ही है कि उसके अनुरूप वृत्ति के प्रभाव को स्वीकारा हुआ। उसका कुछ शाब्दिक अर्थ भी होता होगा, मेरे को उसका मालूम नहीं होगी, पर उसका आशय इतना ही है, वृत्ति का जो प्रभाव है उसको स्वीकारा हुआ। उसमें अभिभूत हो रखा है। भाषा उसमें शब्द बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। और भैया ये सेवा के बारे में भी है उसके नीचे ही, तो उसमें प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग सहकारिता सेवा है। तो ये पहले भी हमने चर्चा में लेने की कोशिश की थी। तो सेवा प्रतिफल के आधार पे सहकारिता एवं सहयोग है। उपकार कर संतुष्टि पाने वाली प्रवृत्ति, दो परिभाषाएं दी देखिए इसमें सेवा। एक है उपकार करते हुए, है ना, संतुष्टि पाने वाली प्रवृत्ति जो है, इसका नाम सेवा है, एक, है ना। दूसरी वो है प्रतिफल के आधार पर, प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग सहकारिता सेवा, है ना। तो अब इसमें एक ये जो होता है, हमारे को अस्पताल चले जाओ, बीमार हो गए, वहां पे कोई सेवा देता है, हमारे उसको कोई प्रतिफल मिल रहा होता है। इस घर परिवार के अंदर जो सेवा होती है ना, तो संबंधों की स्वीकृति के आधार पर होती है, वो पहले वाली। हाँ, इसलिए नीचे शायद वो जो लिखा है कि प्रतिफल प्रधान सेवा में केवल प्रतिफल आकलित होती है, लेकिन उपकार प्रधान सेवा में उपकार करने की संतुष्टि मिलती है। जी एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन रह गया था 24 पे। हाँ बताओ। वो श्रम गति परिणाम से संबंधित है, इस सेकंड लास्ट डॉट है 24 में। हाँ। विवेक और विज्ञान संपन्न होने के कारण ही मानव ने विश्राम को पहचाना है तथा इसके लिए समुचित प्रयोग भी किया है, जो सृष्टि के श्रम का उद्देश्य एवं फल भी है। इसमें भी अब विवेक और विज्ञान दोनों मेंशन करा है। अब इसमें जैसा मेरे को समझ में आ रहा है, उसमें ऐसा आ रहा है कि श्रम गति परिणाम को पहचानने के लिए विज्ञान है और विश्राम गंतव्य और
अमरत्व को पहचानने के लिए विवेक यूज हुआ है, ऐसा डिस्टिंक्शन आ रहा है कि विज्ञान का फिर क्या रोल आ रहा है? तो विवेक और विज्ञान संपन्न होने के कारण ही मानव ने विश्राम को पहचाना है, ठीक है, तथा इसके लिए समुचित प्रयोग भी किया है, जो सृष्टि के श्रम का उद्देश्य एवं फल भी है। इसमें श्रम की बात है। श्रम का मतलब क्या होता है? कल क्या बात की थी हमने? जो इकाई जिस यथास्थिति में उससे उन्नत यथास्थिति को पाना। फिर हमने क्रियापूर्णता के अर्थ में जब बात की थी तो हम ये बोला था कि जो जीवन है, चैतन्य इकाई है, वो आंशिक गुणों को, मतलब 4.5 क्रियाओं में आंशिक गुणों को ही जीवन के प्रकाशित, चैतन्यता के आंशिक गुणों को ही, यानी संवेदनशीलता के आधार पर जितने गुण प्रकाशित हो सकते उतने ही कर पा रहा होता है। संज्ञानशीलता के आधार पर ही शेष गुण प्रकाशित होंगे। तो 10 क्रियाएं जागृत होने के बाद, यानी ज्ञान संपन्न होने के बाद 10 क्रियाएं जागृत हो गई। अब 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने के क्रम में विवेक और विज्ञान है ना, उस विवेक और विज्ञान से प्रमाणित होने का क्रम शुरू हुआ। इसको बोलते हैं जागृति। क्या है? जीने में प्रमाणित होना। यहाँ है विश्राम, जीने में प्रमाणित होना, ठीक है ना, इस यथास्थिति को पाने के लिए ये स्मरण सहित जो सृष्टि के श्रम का उद्देश्य एवं फल भी, हाँ, सृष्टि का आशय यही है कि जितना का जितना रचना, विरचना और बीच में बने रहे, है ना, जिसको बोला उद्भव, विभव और प्रलय, ये जो तीनों चीजें रहती हैं, इसका नाम है मिला के सृष्टि। ये सृष्टि की क्रिया हमने बात की थी पहले दिन, प्रकृति और सृष्टि के संदर्भ में। तो सृष्टि में जितना भी सृजन विसर्जन बने रहना जो चल रहा है, ये सब किस लिए है? क्या? ताकि ये श्रम का विश्राम। श्रम कहाँ से है? तात्विक स्तर से श्रम गति परिणाम, परमाणुविक स्थिति से हम बात कर ही रहे हैं। मानव विज्ञान और विवेक संपन्न हो जाए, इसके लिए सृष्टि श्रम, सृष्टि में श्रम जी, मानव को तो सिर्फ पहचानना, मानव को पहचानना है, प्रमाणित करना। सृष्टि का देखिए, इस धरती पे किसी समय पे मानव नहीं रहा होगा, जीव भी नहीं रहे होंगे, वनस्पति भी नहीं रहे होंगे, केवल पदार्थ होगा। तब भी श्रमगति परिणाम था। जो धरती में जो परमाणु थे, सब में श्रमगति परिणाम के आधार पे जो परिवर्तन होने हो रहे। उसके बाद उसी क्रम में चलते चलते वनस्पति संसार चल सके, उसमें भी श्रम चल रहा है, उन्नत स्थिति पा रही है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ। ऐसी जीव संसार आ गए, जीव संसार के बाद मानव संसार आ गया। मानव संसार के अंदर अब जागृति जब होती है, तब जाके ये पूरा होता है विश्राम, है ना। कहाँ पर जाके? जब वो समाधान का प्रमाण प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। यदि मानव जब ज्ञान प्राप्ति और आचरण प्राप्ति करता है, वो सृष्टि के श्रम का फल है। हाँ, ये बात है। मानव भी तो सृष्टि का भाग है, उससे अलग थोड़ी ना मानव। मैं इसीलिए मैं वो क्रम बता रहा था कि भाई सृष्टि की क्रिया पदार्थ अवस्था से ही है, पदार्थ अवस्था से फिर प्राणावस्था, ये भी सृष्टि ही है, प्राणावस्था से फिर जीवावस्था है, वो भी सृष्टि ही है, ज्ञानावस्था है, ज्ञानावस्था भी सृष्टि का ही भाग है। उसके अंदर एक घटना घटती है, इसी के लिए सारा समस्त श्रम। मानव जागृत होके जिए, हम जागृत हुए, ये इसके लिए पूरी सृष्टि जी, पूरी धरती का एक एक अणु परमाणु सब इसी के लिए भागीदारी कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? जिसको काम करना है वो क्या कर रहा है? सबने अपना काम करके तैयार किया है ना, और ये भटक रहा है। तो ये थोड़ा और अच्छा बना लिया होता। मानव जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा ही बना हुआ है। फिर जो ज्ञान जो है ना, वो निर्णय पूर्वक होता है। क्रिया पूर्वक जो व्यवस्था होनी है वो जीवावस्था तक पूरी हो गई, उधर निर्णय नहीं। ज्ञान अवस्था है ना,
स्वतंत्र इकाई है, धर्म स्वतंत्र है। स्वतंत्र होते हुए वो व्यवस्था को पहचान के व्यवस्थित होना, ये प्रमाण है कि अस्तित्व से है। तो स्वतंत्रता उसका कैरेक्टर है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। उस कैरेक्टर से वो अपनी संतुष्टि, उसके अंदर संकेत भी बना हुआ है कि आप स्वतंत्र तो हो लेकिन सुखी नहीं हो। सुखी होने के लिए आपको इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना पड़ेगा, सही दिशा में लगानी पड़ेगी। उसी में हमारी चूक हो रही है। वास्तव में जो हम दुखी है वो एक प्रकार का साइन बोर्ड है। हाँ, कि ये रास्ता ठीक नहीं है। वही तो इतना ही समझ। अंदर वो लाइट बनी हुई है कि इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। वो बना मतलब एक व्यवस्था तो है ही कि हम ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं। मतलब इतना तो है व्यवस्था कि ये ज्ञान नहीं है या ये सुख नहीं है, इसका संकेत हमें मिलता ही रहता है। कोई भी उपलब्धि पा लीजिए, थोड़ी देर में लगता है ये तो अधूरी है, ये तो पूरा नहीं है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। ये संकेत तो बना ही बना है, तृप्तिदायक नहीं है, ये पता चल जाता है। दूसरा ये संकेत आता रहता है, ये सार्वभौम नहीं है, सर्वकालिक नहीं है, ये भी संकेत आता रहता है। ये भी हमारा एक शोध चलता रहता है। एक प्रभाव बुद्धि का, एक प्रभाव आत्मा का है। हाँ जी, ये जो 26 पेज में जो दूसरा बुलेट है उसके नीचे ये स्मरण पूर्वक का क्या मतलब हुआ है? ये अधिष्ठान की साक्षी में अनुभव की रोशनी में स्मरण सहित 2 जगह स्मरण दिया है, बोध पूर्वक स्मरण। हाँ, तो यहाँ पे स्मरण का क्या, स्मरण का मतलब क्या है? देखिए, अगर इसको देखेंगे तो इसका पहले सूत्र में भी स्मरण की बात है। व्यवहार दर्शन के पहले अध्याय के पहले सूत्र में, है ना? तो अनुभव जो है ना, वो एक अनुभव और जो बोध है वो सार्वभौमिक चीजें, वो देश काल परिस्थिति से मुक्त चीजें। अब इन सिद्धांतों को या इस ज्ञान को पहचानने के बाद, इस समझ को आने के बाद, इसको जब जीने के स्वरूप में करना है तो उसको मूर्त के साथ जोड़ के और ट्रांजिएंट चीजों के साथ जोड़ के करना है। इसके लिए स्मरण पूर्वक इसको किया जाता है। तो जो बोलने वाला है, जो बताने वाला है ना, वो भी इसके नियम को, ज्ञान को ध्यान में लाके उसको स्मरण में उसका ट्रांसलेट करता है, उसको चित्त के स्तर पर, चित्त में उसको चिंतन के रूप में ट्रांसलेट करता है ना, और चित्रण के रूप में फिर मूर्त रूप को ट्रांसलेट करता है। ये सब स्मरण के रूप में फिर उसको भाषा देके बताते हैं। ये सब स्मरण, भाषा देना भी स्मरण से होता है। ज्ञान जो है वो भाषा से मुक्त स्थिति है, लेकिन जब उसको चित्त में लाएंगे, क्योंकि उसको जीने से जैसे जोड़ना है, तो उसको भाषा देनी पड़ेगी। तो सब स्मरण पूर्वक होता है। अध्ययन करता भी भाषा को सुनता है, भाषा को सुन के अपने स्मरण में ले जाता है। स्मरण पूर्वक जब उस पे वो अपना ध्यान देता है तो उसको ये जो देश काल परिस्थिति मुक्त सत्य है, इसकी झलक मिलती है, साक्षात्कार बोध अनुभव है। ऐसा बाबा जी से पूछा था मैंने इस बात पे, जो पहला सूत्र को लेकर कि आपने इसमें क्यों लिखा, अनुभव को स्मरण पूर्वक क्यों लिखा? चर्चा हो रही थी। हाँ, माइक में बोलिए। चर्चा हो रही थी तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचे थे हम लोग, तो थोड़ा उसको पुष्टि चाह रहा था। बढ़िया, ठीक है, चलिए बढ़िया। भोजन का समय हो गया, 3 बजे।